Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to NEET Finishing Test Series 2023. I am Irshad sir and this time I am going to discuss the test series. हमारी जो finishing test की test series है बेटा आज हम discuss करेंगे. Last lecture में हमने discuss किया था sexual reproduction in flowering plants और classical genetics का थोड़ा सा portion हमने discuss किया था. आज जहां तक हमने discuss किया था वहां से आगे हम classical genetics से start करेंगे और आज के इस lecture में आपका पूरा molecular genetics जो है ठीक वो part बेटा हम इंशाल्लाह खत्म करने जा रहे हैं. ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं आपके एनसीईआरटी से लिए हैं. आप अपना एनसीईआरटी खोल के रखेंगे, जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो अपनी एनसीईआरटी खोल के रखेंगे और मार्क करके रखेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं लिया है. ठीक, और नई कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल नई कॉम्बिनेशन है बेटा क्वेश्चंस की. ये कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चंस की बनाई है ये आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी. आई एश्योर यू फॉर दैट. ये आपको किसी मॉड्यूल से नहीं मिलेगा. आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले ले, ठीक, कोटा के सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल आप छान ले, फिर भी ये क्वेश्चंस जो है ना इनकी जो कॉम्बिनेशन है ये आपको नहीं मिलेगी. ये बिल्कुल इंडिजिनियस है, नई कॉम्बिनेशन है आपके लिए और नई से आप प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे. ठीक है बेटा, तो हम शुरू करेंगे. आज का जो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, ठीक, क्लासिकल जेनेटिक्स से बेटा आगे हम बढ़ेंगे. जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स. दिस वॉज ऑब्जर्व्ड बाय. देखिए क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है इट वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स. जिस तरह से जीन्स बिहेव करते हैं उसी तरह से क्रोमोसोम्स भी बिहेव कर रहे हैं. ठीक, तो पैरेलल बिहेवियर बेटा इनका है. ये किसने ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया था बेटा सटन एंड बोवेरी ने. ठीक, इन्होंने फिर दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है बेटा, और उन्होंने क्यों दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्योंकि उनको ये लगा था कि जिस तरह से जीन्स का बिहेवियर है एग्जैक्टली उसी तरह से क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है. ठीक, तो उन्होंने बताया था, मेंडल चूंकि जीन्स की बात कर रहा है वो बता रहा है कि इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन्स है, और इन्होंने बताया अगर वही कुछ क्रोमोसोम्स में भी है तो क्रोमोसोम्स जो है वो भी इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. इसी बेस पे इन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो सटन एंड बोवेरी जो है ये इसका बेटा राइट आंसर है. ठीक है, चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के लिए इनमें सही क्या नहीं है? ठीक है बेटा, यानी कि सारी ऑप्शन सही होंगी, एक गलत होगा. ठीक, जो गलत होगा वही हमारा ऑप्शन होगा. ठीक, occur in pairs. You know chromosomes जो है बेटा they occur in pairs also. Genes also occur in pairs. ठीक, ये सही है. Segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. ठीक है बेटा, इनका segregation होता है क्रोमोसोम्स का during gamete formation, और एक पेयर का एक क्रोमोसोम जो है वो डोनेट होता है और एक को रिटेन किया जाता है. ये भी बेटा सही है. One pair segregate independently of another pair. ये क्रोमोसोम्स के लिए सही नहीं है, ये जीन्स के लिए सही है. उन्हीं में होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्रोमोसोम्स के लिए ये सही नहीं है. तो हमारा बेटा ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका. ऑल आर ट्रू फॉर क्रोमोसोम्स. नहीं, ये वाला बेटा सही नहीं है क्रोमोसोम्स के लिए. ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटा हो गया. आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है इसका आपकी टेक्स्ट बुक ने एक डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया है. इस पे जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो गए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इज नॉट ट्रू फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. Could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. टेक्स्ट बुक की लाइन है बेटा ये. ठीक, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइन है. ड्रोसोफिला जो है दे कैन बी इजिली ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी. ठीक है बेटा, इसलिए भी हम ड्रोसोफिला पे बहुत ज्यादा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ठीक, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 3 वीक्स. ठीक, ये बेटा जो है ना ये गलत है. ठीक है बेटा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे उधर बेटा लिखा होगा इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स. ठीक, लेकिन इधर लिखा है 3 वीक्स. ठीक, अच्छा, सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज. ये भी बेटा सही है इसके लिए. ठीक, मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल. ठीक है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन इनमें होता है. मेल और फीमेल जो है ना इजीली हम इनको बेटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हमारा जो सही आंसर इसका बनेगा वो बेटा हमारे पास जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 3 वीक्स. इट इज नॉट एक्चुअली 3 वीक्स, इट इज एक्चुअली 2 वीक्स. चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं. पीलियोट्रॉफी रेफर्स टू. पीलियोट्रॉफी का मतलब क्या है? ठीक, पीलियोट्रॉफी का मतलब क्या है? पीलियोट्रॉफी का मतलब क्या है? वन जीन वन इफेक्ट? नो. ठीक, पीलियोट्रॉफी जो है इट रेफर्स टू वन जीन मल्टीपल इफेक्ट्स. जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा वी कॉल दैट पीलियोट्रॉफी. ठीक है बेटा, सिंगल जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड पीलियोट्रॉफी. ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे. सो इट रेफर्स टू वन जीन मल्टीपल इफेक्ट्स. एक हो गया मल्टीपल जीन्स वन इफेक्ट, वो पीलियोट्रॉफी नहीं है.
ठीक, वो अलग मसला है, ठीक, नन ऑफ दीज, ये भी बेटा नहीं आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वन जीन मल्टीपल इफेक्ट्स, ठीक है बेटा। पीलियोट्रॉफी जो है इसमें हमने देखा कि मेंडल का ये एक कंसर्न था, मेंडल ने जो बताया, मेंडल ये बता रहा था कि एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, बट पीलियोट्रॉफी जो है इट इज एक्चुअली डिविएशन फ्रॉम द मेंडलिज्म। ये असल में पीलियोट्रॉफी जो है ये डिविएशन है मेंडलिज्म से। मेंडलिज्म जो है ना, जो मेंडलियन लॉज है, जो मेंडलियन जेनेटिक्स है, उसके खिलाफ ये जा रहा है पीलियोट्रॉफी, ठीक। तो पीलियोट्रॉफी में हम देख रहे हैं कि एक जीन जो है ना इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं फिनोटाइपिक ट्रेट्स पे, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनमें बताना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है इनमें से कौन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल नहीं है, ठीक है बेटा। तो सारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स होंगी। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ना नीट में, ये समझे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसका मतलब है ऑल विल बी, लेकिन एक ऑप्शन ऐसी है ना जो सही नहीं होगी। समझ में आ रही बात, ठीक। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल कौन नहीं है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है बेटा इसको हम बोलते हैं कभी कभी, इनको बेटा हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव ट्रेट्स? मैंने आपको बताया है बेटा जब हमने ये पढ़ा था। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या है? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स ये हैं कि जब हम किसी भी कैरेक्टर को इसकी क्वांटिटी में गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन वेट। आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन वेट, ठीक। ह्यूमन बीइंग्स का वेट कितना होता है, ठीक। ह्यूमन बीइंग्स का वेट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स का डिफरेंट वेट हो सकता है। एग्जैक्ट भी दोनों का सेम भी कहीं हो सकता है, ठीक, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल जब बच्चा होगा इसका वेट जो हमारे पास 2.5 kg भी बेटा हो सकता है, ये 3 kg भी हो सकता है, ठीक। ये 30 kg भी ह्यूमन बीइंग्स का वेट हो सकता है, ये 50 kg भी हो सकता है, और किसी का आपका 90 kg भी हो सकता है, ठीक। इनके बीच में भी हो सकता है, ठीक। तो क्वांटिटी आप देख लीजिए कि जब हमारे पास दो ही इफेक्ट्स नहीं होंगे कैरेक्टर की। मेंडल ने जो बात की ना, मेंडल वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द 2 इफेक्ट्स, ठीक। चले मैं और एक एग्जांपल से बेटा समझाऊं। अगर मैं एग्जांपल बेटा यहां पे ले लूंगा ह्यूमन हाइट की, मैं एग्जांपल बेटा लूंगा ह्यूमन हाइट की। ह्यूमन हाइट क्या है? किसी की हाइट 3 फीट भी हो सकती है, 3.5 फीट, समझ में आ रही बात। कोई 4 फीट का भी हो सकता है, कोई 5 फीट 2 इंच का भी हो सकता है, कोई 5 फीट 3 इंच का भी हो सकता है, कोई 6 फीट का भी हो सकता है, समझ में। तो डिफरेंट हमारे पास जो डेटा है ना वो आएंगे, दो ही इफेक्ट्स नहीं है। अगर मैं ह्यूमन हाइट को रिलेट करूंगा पी प्लांट की हाइट के साथ, चले बेटा अब आ जाए मेंडलिज्म की ओर। अगर मैं ह्यूमन हाइट को रिलेट करूंगा पी प्लांट की हाइट के साथ, पी प्लांट में हमारे पास क्या था? हमारे पास 2 तरह के प्लांट्स थे, हमारे पास टॉल प्लांट्स थे और हमारे पास बेटा ड्वार्फ प्लांट्स थे, ठीक। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, पी प्लांट का जो टाल प्लांट है अगर इसकी हाइट बेटा 3 फीट थी, और ड्वार्फ जो है अगर इसकी हाइट 2 फीट थी, लेट अस अज्यूम इट लाइक दैट, ठीक है बेटा। तो हमेशा जब भी हम क्रॉस करेंगे हमें तो यही 2 चॉइसेस आती थी, या तो प्लांट 3 फीट का होता था या फिर 2 फीट का होता था, इंटरमीडिएट हाइट नहीं आती थी, ठीक है बेटा। तो जब इंटरमीडिएट हाइट्स आ जाएंगे, जब इंटरमीडिएट डेटा आपको मिलेगा, तो उस जीन का हम बोलेंगे कि बहुत सारे इफेक्ट्स है, वी कॉल दैट क्वांटिटेटिव ट्रेट। ऐसे ट्रेट्स को बेटा क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। आपको बताना है कि इनमें से क्वांटिटेटिव ट्रेट की एग्जांपल कौन नहीं है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है इसी को बेटा हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी, यानी कि ऐसे हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं इनको एक जीन कंट्रोल नहीं करता है, एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, क्योंकि ऑप्शंस में वो एग्जांपल दी है और आपके टेक्स्ट बुक ने भी ये एग्जांपल बेटा दिया हुआ है। अगर हम ह्यूमन स्किन कलर की बेटा बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन स्किन कलर की, ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं 3 जीन्स, समझ में आ रही बात, ठीक। और हमारे पास 3 जीन्स हैं, वी हैव A, we have B and we have C, ठीक है बेटा। हमारे पास 3 जीन्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं ह्यूमन स्किन कलर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, क्वांटिटेटिव ट्रेट भी हो गया। इसी तरह से बेटा हमारे पास अब बोलना है कि इनमें से कौन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव ट्रेट की एग्जांपल नहीं है। ह्यूमन हाइट हमने बताया, ये बेटा क्वांटिटेटिव ट्रेट में आ जाएगा। ह्यूमन स्किन कलर आ जाएगा, क्यों नहीं? ह्यूमन बीइंग्स का स्किन कलर जो है इसमें 7 इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं? वी हैव 7 टाइप्स ऑफ स्किन कलर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। तो ये भी क्वांटिटेटिव ट्रेट है। हाइट ऑफ पी प्लांट,
पी प्लांट का अभी बताया, इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 ही इफेक्ट्स हैं। इज इट ए क्वांटिटेटिव ट्रेट? नो, इट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव ट्रेट। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल जो है ना, ये सही ऑप्शन होगा इसका। ह्यूमन वेट जो है वो भी मैंने आपको बताया ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है हाइट ऑफ पी प्लांट। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स एक्सप्लेन्स। देखिए, किसी भी जीन का इफेक्ट हमारी मेटाबॉलिक पाथवेज पे हो और वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स बनेंगे। ठीक है बेटा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस डिफरेंट होंगे। ये बेटा क्या है, ये असल में क्या है बेटा, पीलियोट्रॉफी। व्हाट इज इट? पीलियोट्रॉफी, इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज, वन जीन मैनी इफेक्ट। मेटाबॉलिक हमने पीलियोट्रॉफी में क्या बताया, वन जीन मैनी इफेक्ट। तो जब मैनी इफेक्ट्स होंगे तो वो डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट्स होंगे, इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स, डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। ठीक, तो इसका बेटा सीधा जो आंसर है ना, दैट इज पीलियोट्रॉफी। ठीक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इट इज एक्चुअली मैनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। समझ में, फिर एक कैरेक्टर के डिफरेंट हमारे पास इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, इसी तरह से लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं आ जाएगा। ओके बेटा आगे बढ़ लेते हैं। द ट्रेड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर ऑकरेंस एंड आर सेपरेट अक्रॉस अ ग्रेडियंट एक्सप्लेन। जो ट्रेड्स हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है और ये इनकी ऑकरेंस जो है दे आर सेपरेट अक्रॉस अ ग्रेडियंट, अभी बता रहा था मैं, दे आर सेपरेट अक्रॉस अ ग्रेडियंट। फिर से बेटा समझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, द ट्रेड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट एंड देयर ऑकरेंस in their occurrence and are separate across a gradient. What do you mean by separate across a gradient? ह्यूमन हाइट का भी बताया, 4 फीट भी बेटा हो सकता है, 4 फीट 1 इंच भी हो सकता है, 4 फीट हमारे पास बेटा 4 फीट 2 इंच भी हो सकता है, 4 फीट 3 इंच भी हो सकता है, 5 फीट भी हो सकता है, 5 फीट 2 इंच हो सकता है, 5 फीट हमारे पास 6 इंच हो सकता है, ये 6 फीट भी हो सकता है। अब देख लेना, ये कैरेक्टर जो है ना, इट इज सेपरेट अक्रॉस अ ग्रेडियंट, इसके 2 इफेक्ट्स नहीं है, इट इज सेपरेट अक्रॉस अ ग्रेडियंट। ठीक, तो इसको क्या बताएंगे, अभी पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको बेटा बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, या क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर सेक्स लिंक्ड। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर जो है दैट इज सेक्स लिंक्ड, यानी कि उस कैरेक्टर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो जीन कहां पे है, दैट इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, बॉडी कलर जो है मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है ड्रोसोफिला में। अगर बॉडी कलर मेल और फीमेल में अलग अलग है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स कि बॉडी कलर के लिए जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। इसी तरह से आई कलर भी बेटा अलग अलग होता है, तो इसका जीन जो है ये भी प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम पे। बॉडी साइज जो है, ठीक, ये भी मेल्स में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो इनके रिलेटेड जो जितने भी जीन्स है ना, वो सारे बेटा कहां पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑल ऑफ द अबव जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सारे के सारे जो बेटा कैरेक्टर्स है, दीज आर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये सारे कैरेक्टर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, याद रखें वो कैरेक्टर जो प्रेजेंट होगा सेक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है बेटा, जिसके लिए जीन प्रेजेंट होगा सेक्स क्रोमोसोम पे। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते। क्रोमोसोम्स वायर विजुअलाइज्ड बाय, क्रोमोसोम्स को किस तरह से विजुअलाइज किया गया, किस तरह से देखा गया, कौन सी टेक्निक से देखा गया? सेडिमेंटेशन से नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन से नहीं। ठीक, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, दीज आर द टेक्निक्स विच एक्चुअली आर एम्प्लॉयड फॉर आइसोलेशन ऑफ द राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, या डिफरेंट सेलुलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, लेकिन क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज किया गया बाय मींस ऑफ स्टैनिंग, स्टैनिंग से इनको देखा। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडीज। इन्होंने स्टैनिंग में बेटा कलर्ड हो गए ये। ठीक है बेटा, आफ्टर स्टैनिंग। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो जो है बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है, अक्सर बेशतर इसमें क्या आता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें हमने बेटा क्या देखा, इसमें जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो जो हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस का है, वो रेशियो है हमारे पास बेटा 9:3:3:1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो है। बट व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो? दैट मीन्स 9 जो है, दीज आर येलो एंड राउंड। ठीक, लेकिन हमारे पास अगर हम बोलेंगे ये राउंड येलो है, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं ये 9 जो है ये राउंड येलो है। राउंड येलो ये भी हो सकता है ना, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। राउंड येलो बेटा ये भी हो सकता है ना, कैपिटल आर कैपिटल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक, राउंड येलो बेटा ये भी हो सकता है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राउंड येलो बेटा ये भी हो सकता है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें बनेगी राउंड येलो की। लेकिन आप देख लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग जीनोटाइप, इसमें डिफरेंट जीनोटाइप, इसमें डिफरेंट जीनोटाइप। तो हमें देखना है कि जीनोटिपिक रेशियो की क्या होगा हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस का। अगर आप नीट में बेटा ये क्वेश्चन आ जाएगा और अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे नीट में, तो आपको पहले डायहाइब्रिड क्रॉस करना है, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस को एक एक चैम्बर में जो हमारे पास पिनेट स्क्वायर है उसके एक एक चैम्बर में आपको लिखना है कि जीनोटाइप क्या है, फिर उनका फिनोटाइप लिखना है, फिर पूरी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। इट विल टेक मिनिमम ऑफ योर 10 मिनट्स। ठीक है बेटा, 10 मिनट से ज्यादा ही लेगा। इसलिए एक सिंपल ट्रिक जो है इसको बेटा किस तरह से आप करेंगे, ठीक, इसके लिए शॉर्टकट में रट्टा बेटा ये ट्रिक मार लेनी है। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? इट विल बी 1 2 1 2, याद रखिए 1 2 1 2 2 1 2 1, पहले से 1 2 फिर 1 2 और जब बाद में आ जाएंगे पीछे साइड से इट विल बी 2 1 एंड 2 1, तो इसका रिवर्स और बीच में 4। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप याद रखें 1 2 1 2 पहले से, तो बाद में 2 1 2 1, बीच में 4 1 डालना है। तो क्या रहा याद? 1 2 1 2। ठीक है बेटा, बीच में एक छोड़ना है। फिर क्या रहा यार बेटा? 2 1 2 1 और बीच में क्या डालेंगे बेटा आप? 4 आ गया। 1:2:1:2 1:2:1:2 4:2:1:2 4:2:1:2 ठीक है बेटा, ये भी टोटल बनेंगे ना आपके पास कितने? ये भी वही बनेंगे ना। देखिए नंबर तो इक्वल आना चाहिए। यहां पे बेटा कितना नंबर है ये? 9:3:3:1 9 + 3 12 12 + 3 15 15 and 1 16। इधर भी बेटा गिन लो, ये भी 16 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, 2 and 1 3 2 and 1 3 हो गए 6 2 and 1 3 2 and 1 3 हो गए 6 6 + 6 हो गए 12 12 13 14 15 16। ये भी बेटा आपके पास 16 आ गए। तो इस रेशियो का जीनोटिपिक रेशियो बेटा आपको याद रखना है। हमारे पास यूजुअली नहीं आता, लेकिन अगर आएगा आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो शॉर्टकट में ये वाली ट्रिक बेटा आपको याद रखनी है। 1 2 1 2 उधर से 2 1 2 1 बीच में 4 लगा दिया। समझ में आ रही बात? चलिए बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल? मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने फिनोटाइप्स बनते हैं? ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 9:3:3:1 आपका फिनोटाइपिक रेशियो है, तो फिनोटाइप कितने बन गए? 4 ही बन गए ना। ठीक, 9 का एक फिनोटाइप होगा, यानी कि इनका फिजिकल अपीयरेंस एक तरह का होगा, ये राउंड येलो होंगे। ये 3 जो है बेटा ये होंगे आपके पास, ये होंगे बेटा राउंड येलो। ठीक है बेटा, ये होंगे राउंड एंड ग्रीन, ये होंगे रिंकल्ड एंड येलो, ये होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। समझ में? तो 4 तरह के फिनोटाइप्स बनेंगे, कुछ देखना नहीं है। देयर आर 4 फिनोटाइप्स इन द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है और दूसरा क्या है ये समझे। डोमिनेंस इज एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ ए जीन। डोमिनेंस जो है ना, व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड अदर्स आर नॉट। ठीक, इसका जो है ना डिटेल में पढ़ लिया होगा आपने लेक ओपेरॉन कंसेप्ट में। ठीक, या उससे पहले भी 3-4 दफा इस तरह से जेनेटिक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जहां हमें यह चीज एक्सप्लेन कराई गई कि व्हाई एंड हाउ सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई अदर्स आर नॉट डोमिनेंट, व्हाई सम जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एंड व्हाई अदर्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड। इनके साथ है in case of heterozygous condition, that means dissimilar pair of alleles, why and how one allele dominates over the another। ठीक, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। ठीक, तो आपको क्या लग रहा है पढ़ के? क्या डोमिनेंस जो है इट इज एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ ए जीन? जीन खुद डिसाइड कर सकता है कि वेदर आई विल बी डोमिनेंट और नॉट? क्या ये जीन के अपने हाथ में है, या जीन जो है ना उसके कंडीशंस में कि उसको किस तरह की कंडीशंस मिलेंगी? समझ में आ रही बात? ठीक, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि डोमिनेंस इज एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ ए जीन, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? डोमिनेंस डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट। जीन का प्रोडक्ट बनाएगा उस पर डिपेंड करता है डोमिनेंस, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप।
कौन सा फिनोटाइप जो है बेटा ये प्रोड्यूस करेगा, उस पे भी डिपेंड करेगा वेदर द जीन विल बी डोमिनेंट और नॉट। समझ में आ रही बात? अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के है, आप ये वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली बेटा इसी तरह से देखेंगे, आपके एनसीईआरटी पे इसी तरह से बेटा लिखा है, और वहां पे ये भी लिखा है कि डोमिनेंस जो है इट इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ ए जीन। ये खाली जीन के अपने कंट्रोल में नहीं है, जीन को कैसी कंडीशंस देखिए लेक ऑपेरॉन में वेदर द जीन्स विल बी एक्सप्रेस्ड और नॉट, ठीक है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द रिप्रेसर प्रोटीन। तो जीन के खुद के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक, जीन किस तरह से बेटा चलेगा, ठीक, किस तरह की कंडीशंस होंगे, अगर वहां पे एलो लैक्टोज बना तो अलग कंडीशन है, अगर लैक्टोज है तो अलग कंडीशन है, ग्लूकोज मीडियम में अलग कंडीशन है। समझ में आ रही बात? तो जीन जो है इसका एक्सप्रेस होना खाली जीन के हाथ में नहीं है, देयर आर सम अदर कंडीशंस आल्सो, ठीक। तो इसमें डायरेक्टली मैंने जो सारा एक्सप्लेन कर दिया, इससे बेटा इस डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 2 कैन बी ट्रू। सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है बेटा वो इसमें सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू ये भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स ये भी गलत है। चलिए बेटा एनसीईआरटी की लाइन थी ये, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। We'll be moving towards question number 13. Heterozygotes producing round seeds with intermediate grain size in pea plant explain. This is very important question. आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ठीक। हमारे पास हेटेरोजाइगोट्स है एंड दे प्रोड्यूस राउंड सीड्स, याद रखे बेटा, दे प्रोड्यूस राउंड सीड्स। हेटेरोजाइगोट्स है, दे प्रोड्यूस राउंड सीड्स, या एक प्लांट है इट प्रोड्यूसेस राउंड सीड्स विद इंटरमीडिएट ग्रेन साइज, और ग्रेन साइज क्या है बेटा, इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट साइज का हमारे पास बेटा जो है ग्रेन साइज है इसका पी प्लांट का। व्हाट डज इट एक्सप्लेन? पहले हम देखेंगे पी प्लांट की बात करें, इन दोनों चीजों में से किस चीज को मेंडल ने एक्सप्लेन किया था? मेंडल ने एक्सप्लेन किया था सीड की शेप को, वेदर इट इज राउंड और रिंकल्ड। समझ में आ रही बात, ठीक। तो राउंड और रिंकल्ड जो है इट इज एक्सप्लेन्ड इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, ठीक, जहां से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिडक्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? वेदर द सीड्स आर राउंड और दे आर रिंकल्ड, वहां क्या देखा आपने, राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप। और समझ में आ रही बात? तो ये वाला जो है ना इट्स एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर, ठीक, समझ में आ रही बात? लेकिन मेंडल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है बेटा, सीड के साइज के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है बेटा। मेंडल ने बताया सीड के शेप के बारे में और सीड के कलर के बारे में, ठीक। वेदर द सीड्स आर राउंड और रिंकल्ड, इट इज समथिंग रिगार्डिंग द शेप ऑफ द सीड। वेदर द सीड्स आर येलो और ग्रीन, दिस इज कंसर्न्ड विद द कलर ऑफ द सीड। बट वेदर द सीड्स आर बल्की, वेदर द सीड्स आर बल्की और दे आर श्रिंक, ठीक है बेटा, दैट इज समथिंग विच इज कंसर्न विद द साइज ऑफ द सीड। मेंडल ने सीड का साइज नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मेंडल को पता था, मेंडल वाज नोइंग कि पी प्लांट में जो सीड का साइज है इसमें दो इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है बेटा। इसमें अगर हम देखेंगे, एक हमारे पास अगर सीड होगा, जो सीड जो है ना जो बल्की होगा, जिसका लार्ज साइज होगा, याद रखें बेटा टेक्स्ट बुक ने ये लिखा है, एक बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन इस पे चला है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में, ठीक। हमारे पास अगर लार्ज साइज्ड ग्रैन है पी, ठीक है बेटा, इसको बेटा अगर हम क्रॉस करवाते हैं स्मॉल साइज्ड ग्रैन के साथ, स्मॉल साइज्ड, तो मेंडल के हिसाब से हमारे पास जो अब सीड्स बनने चाहिए उन सब का साइज लार्ज होना चाहिए था बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो रहा है। समझ में आ रही बात? लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो रहा है। यहां पे हमें जो F1 में बेटा प्रोजीनी मिलती है, उन सब में सीड का साइज क्या है बताओ? इंटरमीडिएट साइज है। क्या है बेटा? इंटरमीडिएट साइज। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। समझ में आ रही बात? इसलिए मेंडल ने इस चीज को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जो ऊपर मेंडल बात बता रहा था उसको यह बताने के बाद अपनी बात का अपोज करना था। समझ में आ रही बात? तो यहां पे इंटरमीडिएट साइज आ गया। अब इंटरमीडिएट साइज क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस के बारे में एक और जगह भी आपकी टेक्स्ट ने बेटा एक्सप्लेन किया है। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर।
समझ में आ रही बात? वहां भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? यहां सीड साइज इंटरमीडिएट क्यों आता है? क्योंकि लार्ज साइज जो है बेटा ग्रेन का, ये कैरेक्टर जो है इट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल साइज, तो इंटरमीडिएट साइज का आ रहा है। तो अब बता रहा है कि एक हेटेरोजाइगस प्लांट है जिसमें हमें राउंड सीड्स मिल रहे हैं और सीड का साइज जो है दैट इज इंटरमीडिएट साइज। आपको बताना है कि ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ये डोमिनेंस भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक्सप्लेन कर रहा है, कोडोमिनेंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों एक्सप्रेस हो जाए जैसे ब्लड ग्रुप्स में था, ठीक है बेटा। तो बोथ 1 and 2 जो है बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें एक ही साथ साइमultaneously डोमिनेंस भी आप देख रहे हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देख रहे हैं। चलिए बेटा हम इसको इनकम्प्लीट नहीं रखेंगे, कंप्लीट करके ही रहेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ग्रुपिंग इन ह्यूमंस प्रोड्यूस। आई विल बी नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन ना कल हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। कितने जीनोटाइप्स और कितने फिनोटाइप्स बनेंगे ब्लड ग्रुप्स में, ये बाय मींस ऑफ एरर इधर फिर से कॉपी हो गया है, मैंने इसको डिस्कस किया है। विल नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन बेटा दिया हुआ है, ठीक। We will be having 4 phenotypes, that is A blood group, B blood group, AB blood group and O blood group, and we will be having 6 genotypes in case of ABO blood grouping in humans। कल के लेक्चर में ये क्वेश्चन बेटा डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते। चूज द करेक्ट मैच। कॉलम ए कॉलम बी टेबुलेटेड फॉर्म में अक्सर बेशतर बेटा आपको नीट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक। इनको आपको क्या करना है? मैच करना है। चलिए बेटा एंथीरियम, एंथीरियम जो है बेटा इसको बेटा स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर। इसमें बेटा आपका अभी मैं बता रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है क्योंकि यहां पे फ्लावर कलर जो है, फ्लावर कलर जो है, फ्लावर कलर, ठीक है बेटा। यहां पे फ्लावर 2 तरह के होते हैं, रेड कलर का फ्लावर होता है और होता है बेटा व्हाइट कलर का फ्लावर। जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं हमें मिलता है बेटा पिंक कलर का फ्लावर। इट मीन्स रेड कलर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर। तो एंथीरियम को हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस से बेटा मैच करवाया, ठीक है बेटा। हमारे पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स जो है इसका भी अभी बता रहा था इट इज कोडोमिनेंस, क्योंकि अगर हमें ब्लड ग्रुप ए हमारे पास मेल का है और फीमेल का बी है, अगर मेल ने IA अलील दे दिया और फीमेल ने IB अलील दे दिया तो चाइल्ड का जीनोटाइप IAIB होगा और चाइल्ड का फिनोटाइप AB ब्लड ग्रुप होगा। तो यहां पे दोनों अलील्स एक्सप्रेस हो गए, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, ठीक है बेटा। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को कोडोमिनेंस के साथ बेटा जोड़ दिया। वहां क्या बच गए? ह्यूमन स्किन कलर। इसका भी मैंने अभी बेटा डिटेल में डिस्कस किया। ह्यूमन स्किन कलर जो है इट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, यहां पे 3 जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है बेटा। एंड दोज जीन्स आर A, B एंड C। अगर हम इन जीन्स की डोमिनेंट फॉर्म को लिखते हैं इट इज कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, जिसमें इन तीनों जीन्स के डोमिनेंट अलील्स होंगे। ये हमारे पास बेटा नीग्रो होगा, या हमारे पास इमेंस ब्लैक होगा। और अगर कोई इस तरह का है कि स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, दीज विल बी इमेंस व्हाइट। ये बहुत ज्यादा व्हाइट होंगे बर्फ की तरह, ठीक। और ये बहुत ज्यादा काले होंगे कोयला की तरह। समझ में आ रही बात? इन दोनों को अब देख लीजिए, मैं अक्सर इस तरह से समझा रहा हूं। ये अफ्रीकन कंट्री का नीग्रो है, ठीक है, नाइजीरिया का नीग्रो है और ये ब्रिटिश की व्हाइट फीमेल है। इन दोनों को क्रॉस करवाया, वहां पे जो बनेगा उसको बेटा बोलते हैं म्यूलेटो। क्या बोलते हैं? म्यूलेटो बोलते हैं। म्यूलेटो का जीनोटाइप क्या होगा? आ सकता है बेटा आपके एग्जाम में, टेक्स्ट बुक ने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। म्यूलेटो का जीनोटाइप क्या आ सकता है? इट विल बी कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। तो इसका होगा इंटरमीडिएट स्किन कलर। समझ में आ रही बात? और फिर हमारे पास टोटल स्किन कलर्स कितने होते हैं? 7 स्किन कलर्स। वो इधर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन ह्यूमन स्किन कलर जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसलिए ये समझाया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 1 जीन, 2 जीन, 3, तो 3 जीन जो है बेटा एक ही कैरेक्टर को जब कंट्रोल करेंगे उसको मैंने फिर से बताया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेटा बताएंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं।
टेस्ट क्लास इज परफॉर्म टू टेस्ट दैट। टेस्ट क्लास जब हम परफॉर्म करते हैं, हम क्या टेस्ट करते हैं टेस्ट क्लास से, ठीक है। कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, फिनोटाइप ऑफ ऑल F2 प्लांट्स। अब पहले देखिए टेस्ट क्लास बेटा क्यों करेंगे। हमने क्या किया, मेंडल ने एक टाल प्लांट को क्रॉस करवाया, ये हमारे पास टाल प्लांट है, इसको बेटा क्रॉस करवाया किसके साथ, शाबाश, इसको बेटा क्रॉस करवाया एक ड्वार्फ प्लांट के साथ जिसका ये था, ठीक। तो यहां पे बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें बन गया F1 प्रोजीनी, बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारे पास बेटा बन गया F1 प्रोजीनी। F1 प्रोजीनी को बेटा सेल्फिंग करवाया, क्या करवाया बेटा, सेल्फिंग करवाया, और सेल्फिंग करवा के क्या करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। चलिए बेटा पिनट स्क्वायर में डाल दीजिए, सिंपल हो जाएगा। इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, इट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देख लीजिए ये सारे जो हमारे पास बन गए, क्या बन गया, हमें एक बन गया कैपिटल टी, शाबाश, दूसरा क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या बन गया बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ क्या बन गया स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको मैं बोल सकता हूं ये होगी बेटा F2 प्रोजीनी, शाबाश, इधर तक मुझे दिखाना था आपको, ठीक। अब देख लीजिए टेस्ट क्लास इज परफॉर्म टू डिटरमाइन दैट। टेस्ट क्लास से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, फिनोटाइप ऑफ ऑल F2 प्लांट्स, सारे F2 प्लांट्स का फिनोटाइप। इसका तो हमें डिसाइड ही नहीं करना है ना फिनोटाइप क्या, ये तो हमें दूर से दिख रहा है कि ये ड्वार्फ है, ठीक, लिहाजा पहली ऑप्शन गलत है। समझ में आ रही बात। अच्छा, जीनोटाइप ऑफ ऑल F2 प्लांट्स, जीनोटाइप ऑफ वी एग्जैक्टली नो द जीनोटाइप। समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। अच्छा, हमें तो जीनोटाइप सारे प्लांट्स का जीनोटाइप हमें, देखो सारे प्लांट्स का जीनोटाइप हमें पता ही नहीं करना है। वही तो हमारे पास जो, देखो ये जो हमारे पास जो है ना ड्वार्फ प्लांट, ठीक, ये ड्वार्फ होगा तो हमें इसका जीनोटाइप पता है कि इसमें स्मॉल टी जीनोटाइप होगा, तभी हो गया ड्वार्फ हो गया। अगर इसमें स्मॉल टी नहीं होता, कैपिटल टी स्मॉल टी होता, या फिर कैपिटल टी होता, तब तो ये ड्वार्फ ही नहीं। तो इसका तो जीनोटाइप हमने पता कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट F2 प्लांट्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये तीन हमारे पास बच गए। अब देख लीजिए बेटा, ये तीनों जो है इनका फिनोटाइप क्या है, ये भी बेटा टाल है, ये क्या है बेटा, ये भी बेटा टाल है, और ये क्या है बेटा, ये भी बेटा टाल है। तो फिनोटाइप हमने इनका पता है, लेकिन इनका जीनोटाइप पता है। हमारे पास एक प्लांट है वो टाल है, क्या हमें यह पता है कि वो कैपिटल टी वाला टाल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टाल है, क्या वो होमोजाइगस डोमिनेंट टाल है या हेटेरोजाइगस है, वी डू नॉट नो दिस, ठीक। तो यह चीज टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट क्लास कर रहे हैं, ठीक, टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट F2 प्लांट्स, ठीक है बेटा। चलिए, जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव F2 प्लांट्स वो हमें पता है ऑलरेडी, ये भी नहीं है, ठीक। तो टेस्ट क्लास क्यों करते हैं, टू डिसाइड टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर F2 प्लांट हैज अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ लेते हैं बेटा। विच ऑफ द मेंडल्स लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखिए, मेंडल का एक लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस नहीं है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो बेस्ड है डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स इसी को बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हो रही है बात, चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। इन अ टेस्ट क्लास इफ द डोमिनेंट फिनोटाइप इज हेटेरोजाइगस, अगर डोमिनेंट फिनोटाइप हेटेरोजाइगस है टेस्ट क्लास में, व्हाट जीनोटिपिक रेशियो विल यू गेट। समझ में आ रही बात, चलिए बेटा टेस्ट क्लास कर रहे हैं। हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप हेटेरोजाइगस है, क्लियर, इसका है ना डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या है, ये टाल है कि ड्वार्फ है, ये टाल है। जब ये टाल है तो फिनोटाइप तो डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव फिनोटाइप नहीं है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है, इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर होमोजाइगस होता मैं क्या लिखता, कैपिटल टी। तो ये बोल रहा है कि डोमिनेंट फिनोटाइप हेटेरोजाइगस है, व्हाट जीनोटिपिक रेशियो विल यू गेट। इसको टेस्ट क्लास करने के बाद आपका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट क्लास कैसे करते हैं, हम इसको बेटा क्रॉस करेंगे विद द स्मॉल टी। समझ में आ रही बात, विल बी टेस्टिंग द जीनोटाइप, ठीक। चलिए बेटा, इस तरह से बेटा हम पिनट स्क्वायर बनाएंगे। ये इधर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड से, दूसरे साइड से स्मॉल टी होगा। क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर क्या आ जाएगा स्मॉल टी, इधर क्या आ जाएगा कैपिटल टी
स्मॉल टी, इधर क्या आ जाएगा स्मॉल टी। मुझे पता व्हाट इज द रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, स्मॉल टी 2 बार, सो इट इज 2:2। मैं बोल सकता हूं ना इट इज 1:1, मसला खत्म। ठीक, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 1:1। क्लियर, चलिए बेटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट के पढ़े, उनमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा नहीं है अमंग द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिस्टम हाइट, दैट मींस हाइट ऑफ पी प्लांट, ये तो पढ़ लिया था। पॉड की शेप, ये भी बेटा आ गई थी। सीड की शेप राउंड, सीड की शेप हमने जो बेटा बताई राउंड और रिंकल्ड, समझ बेटा आ रही बात। ठीक, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास सीड साइज, ये मेंडल ने नहीं पढ़ा। मेंडल ने क्यों नहीं पढ़ा, मेंडल फेल हो जाता। समझ में आ रही बात, क्योंकि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस बताने जा रहा था और वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा था, तो मेंडल ने पर्दा ही डाल दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है बेटा। तो सीड साइज मेंडल ने स्टडी नहीं किया। ठीक, चलिए बेटा। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को सिलेक्ट कर दिया? 14 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट की लाइन है। ठीक, देखो कुछ क्वेश्चंस ना मैंने इसी तरह से रख लिया है, इसलिए मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कभी कभी। ठीक, हमें असर्शन रीजंस भी आ रहे हैं, हमारे पास टफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, टफेस्ट क्वेश्चंस, उनकी संख्या, उनकी परसेंटेज जो है वो उतनी ज्यादा नहीं हो सकती है। मैक्सिमम इट विल गो अप टू 20। तो इसका मतलब है ये है कि आपको जो अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल आसान लग रहे हैं ना, उनको भी इजी नहीं लेना है, उनको भी साथ साथ आपने क्या करना है बेटा, उनको भी साथ साथ आपको रिवाइज करना है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी बेटा आ जाते हैं। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। It is question number 21. Which of the following genetic material has some additional roles also? कौन सा जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है जिसके कुछ एडिशनल रोल्स भी हैं? हमारे पास जो बेटा जेनेटिक मटेरियल है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, वी हैव डीएनए एंड वी हैव आरएनए। ठीक, हमारे पास जो आरएनए है इसका बेटा एडिशनल रोल भी होता है, इट हैज सम कैटालिटिक फंक्शंस। ठीक, तो आरएनए का हमारे पास कुछ एडिशनल रोल्स भी होते हैं, इट ऑल्सो हैज सम कैटालिटिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे। द लेंथ ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियोफेज लैम्बडा इज, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे बेटा ये डेटा दिया हुआ है। ठीक, बैक्टीरियोफेज लैम्बडा जो है उसमें हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए जो बेटा दी हुई है, इट इज 48502 बेस पेयर्स, इट इज नॉट 48502 न्यूक्लियोटाइड्स। हम जब भी डीएनए की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, हम डीएनए की लेंथ को बेटा मेजर करेंगे, 2 तरह से मेजर करते हैं, बाय मींस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ठीक, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी का डेटा है लैम्बडा फेज में, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज में हमारे पास 48502 बेस पेयर्स होते हैं, तो इसको कंफ्यूज न्यूक्लियोटाइड के साथ नहीं करना है। समझ में बेटा आ रही बात, चलिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बेटा सिलेक्ट करना है। ऑल प्यूरिन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, दिस इज करेक्ट। ठीक, क्योंकि प्यूरिन हमारे पास बेटा क्या होता है, प्यूरिन्स में बेटा हमारे पास क्या क्या आते हैं, हमारे पास एडेनिन है, हमारे पास ग्वानिन है, ये आपके प्यूरिन्स हो गए। हमारे पास बेटा पायरिमिडीन्स देखो, पायरिमिडीन्स देखो बेटा हमारे पास क्या क्या है, वी हैव पायरिमिडीन्स, वी हैव साइटोसिन, वी हैव थायमीन एंड वी हैव यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। समझ में आ रही बात, क्या बता रहे हैं? ऑल प्यूरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। देखिए डीएनए में एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, आरएनए में भी एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, तो सही हो गया। समझ में आ रही बात? ऑल पायरिमिडीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्या ये सारे पायरिमिडीन्स डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं? डीएनए में हमारे पास पायरिमिडीन्स में साइटोसिन होता है, थायमीन, यूरेसिल नहीं होता है, और आरएनए में हमारे पास साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थायमीन नहीं होता है। तो ये जो है ना, ऑल पायरिमिडीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन बनेगा इसका। ठीक, लेकिन इन ऑप्शंस को भी बेटा देखेंगे। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, साइटोसिन डीएनए में भी होता है और हमारे पास जो साइटोसिन है बेटा ये आपका आरएनए में भी होता है, इट इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। थायमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली, ये भी सही है। थायमीन जो है ये सिर्फ आपका बेटा किस में होगा, ये आपका डीएनए में होगा। तो गलत कौन सा ऑप्शन है, इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है ना, तो ऑल पायरिमिडीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, दिस इज इनकरेक्ट। चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं। साइटिडीन इज, साइटिडीन क्या है? इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बेटा,
साइटिडीन हमारे पास बेटा क्या है? इट इज ए आरएनए न्यूक्लियोसाइड। हमारे पास न्यूक्लियोसाइड डीएनए में भी बनते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड आरएनए में भी बनते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास साइटिडीन जो है ये हमारे पास आरएनए न्यूक्लियोसाइड है। आपकी टेक्स्ट बुक पे न्यूक्लियोसाइड्स का पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड कौन है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड कौन है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा, उनका हमारे पास जो होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है ना, उनमें पहले लगता है डीऑक्सी, ठीक है बेटा। से फॉर एग्जांपल अगर ये साइटिडीन है आरएनए का, इसका होगा डीऑक्सीसाइटिडीन, जो डीएनए में इसका न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है बेटा। तो आरएनए जो है इट इज आरएनए न्यूक्लियोसाइड, इट इज नॉट आरएनए न्यूक्लियोटाइड, इट इज आरएनए न्यूक्लियोसाइड, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय, हमारे पास जो डीएनए है इसको बेटा डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। दीज आर ज्वाइंटेड बाय मींस ऑफ बॉन्ड्स एंड दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दीज आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो न्यूक्लियोटाइड में अगर थोड़ा सा बेटा बना रहा हूं, ठीक है बेटा, हमारे पास चलिए बेटा मैं थोड़ा सा आपको उधर की ओर ले जा रहा हूं, ठीक, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की ओर ले जा रहा हूं थोड़ा सा। हमारे पास लेट अस सपोज ये बेटा हो गया पेंटोज शुगर, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, यहां पे बेटा नाइट्रोजीनियस बेस होगी, लेट दिस बी एडेनिन, ठीक। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, यहां पे OH होगा, ठीक। ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 पे यहां पे बेटा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो बनेगा ये न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब देख लीजिए बेटा दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब आएगा, ठीक, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब आएगा, ठीक, चलिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब आएगा फिर से बेटा एक पेंटोज शुगर हो गया आपका। ये पेंटोज शुगर के साथ ये बेटा अब लेट अस सपोज पहले एडेनिन था, लेट दिस बी साइटोसिन, ठीक है बेटा। ये कार्बन नंबर 3 है बेटा, यहां पे OH होगा। ये कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के पास इधर बेटा फॉस्फेट होगा, ठीक। एक का कार्बन नंबर 5 और दूसरे का कार्बन नंबर 3 जो है ये दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो जाएंगे बाय मींस ऑफ ए बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो होगा ना बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द कार्बन नंबर 5, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर जो है ना ये बेटा बॉन्ड होता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है बेटा। चलिए और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? हमारे पास बेटा ये हुआ बॉन्ड हो गया जिससे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच है विद द पेंटोज शुगर, इसको बेटा बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहां से और एक बेटा हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होगी, से फॉर एग्जांपल एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास बेटा क्या होगा, हमारे पास ये जो बॉन्ड्स है ना इनको बेटा बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो डीएनए में ये सारे बॉन्ड्स ना आपको याद रखने हैं कि किस बॉन्ड को क्या बोलेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इसकी बैकबोन किस चीज की बनी है? ये बेटा अगर हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर में बना दूं, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर बना दूं और ये चलिए बेटा ये मैं अभी डीएनए का स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा सा बना रहा हूं। ये हमारे पास बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रैंड में नहीं बनाई, ठीक। तो इस तरह से बेटा दूसरी स्ट्रैंड बनाएंगे, इस तरह से ये दूसरी स्ट्रैंड बन गई डीएनए की, ठीक। अगर बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर को हम समझाएंगे तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये चीजें भी बेटा याद रखें कि यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस होती है, लेट दिस बी एडेनिन, ये बेटा बॉन्ड हो जाएगी थायमीन के साथ इस तरह से। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेसिस बेटा क्या हो जाएंगे? बॉन्ड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक, ओके। और ये जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है बेटा डीएनए की, ये जो बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट, इस तरह से बेटा ये फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट, इस तरह से बेटा ये आगे बढ़ेगा, ठीक। तो हमारे पास जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस नहीं,
ठीक है बेटा, शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस, नहीं नाइट्रोजिनस बेसिस जो है ना दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक, शुगर एंड फॉस्फेट का बना है, ये वाला इसका सही आंसर है बेटा, ठीक, क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं, विल बी मूविंग अहेड। चलिए, डीएनए वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय मिस्चर एज, मिस्चर ने पहले बेटा डीएनए को आइडेंटिफाई किया एज एन एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस डीएनए को सबसे पहले मिस्चर ने देखा, ऑल्दो डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, लेकिन मिस्चर ने इसको देखा था एज एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन वर्क ऑफ, इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ मैरिस विल्किंस, ठीक है बेटा, एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, लेकिन रोजालिन फ्रैंकलिन जो है ना वो बेटा ऑप्शंस में नहीं है, तो ये इसका सही आंसर है। मॉर्गन, अल्फ्रेड हार्शे एंड फ्रेडरिक मिस्चर जो है इनका ये काम नहीं था, ठीक। जो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का है इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ मैरिस विल्किंस, ठीक, एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। चलिए बेटा, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 18%, ये इंपॉर्टेंट है। एडेनिन जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास, उसमें एडेनिन की परसेंटेज कितनी है बेटा 18, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पायरिमिडीन्स इन दिस डीएनए, इसमें पायरिमिडीन्स की कितनी परसेंटेज होगी हमारे पास बेटा, पहले हम लिखेंगे प्यूरिन्स, क्या लिखेंगे प्यूरिन्स, और इधर से मैं बेटा आपको समझाऊंगा, ये हो गए आपके पायरिमिडीन्स, क्या हो गए बेटा आपके पायरिमिडीन्स, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। प्यूरिन हमारे पास एडेनिन हो गया, आपका ग्वानिन हो गया, पायरिमिडीन क्या हो गया बेटा, जो डीएनए में पायरिमिडीन है, वी हैव साइटोसिन एंड वी हैव थायमिन, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है। आपको क्या दिया हुआ है, एडेनिन की परसेंटेज कितनी है बेटा, एडेनिन की परसेंटेज 18 है, तो थायमिन की परसेंटेज भी बेटा कितनी होगी, 18 होगी, क्योंकि एडेनिन बॉन्ड्स विद थायमिन। द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन एंड परसेंटेज ऑफ प्यूरिन इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ पायरिमिडीन्स, ठीक है बेटा। अब 18 प्लस 18 मुझे बताओ, इस डीएनए में 18 प्लस 18, ठीक है बेटा, तो इस डीएनए में एडेनिन और थायमिन की परसेंटेज अगर मैं बेटा देखूं, एडेनिन और थायमिन, इट इज 18 प्लस 18 कितने परसेंट हो गए बेटा 36, ठीक। अब देख लीजिए 100 जो है इसको मैं माइनस करूंगा 36, ठीक है बेटा, वहां पे आपके कितने बेटा बच गए 64%, 64% जो है, इन 64% को अब बांट लो। अब क्या क्या बच गया इधर बेटा, इधर हमारे पास ग्वानिन बच गया, और क्या बच गया बेटा, साइटोसिन बच गया, समझ में आ रही बात। तो 64 में से 32% क्या होगा, ग्वानिन होगा, और 64 में से 32% बेटा क्या होगा, साइटोसिन होगा। अब देख लीजिए, अगर मैं ग्वानिन को 32% मान लूं और अगर मैं साइटोसिन को भी बेटा 32% मान लूं, समझ में आ रही है बात। अब देख लीजिए ये कितने बन गए, ठीक, ये कितने बेटा बन गए, 8 और 2 हो गए 10, इधर बेटा आ जाएगा 0, एक जाएगा ऊपर, 3 and 2 हो गई 5, कितने परसेंट आ गए बेटा 50%, और ये भी बेटा कितने परसेंट आ गए 50%, समझ में आ रही बात। मुझे बताओ, अगर एडेनिन की परसेंटेज 18 है तो पायरिमिडीन्स की परसेंटेज कितनी आ गई 50%, समझ में आ रही बात। तो पायरिमिडीन्स बेटा 50% होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। असर्शन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म। देखिए बेटा, हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स जो है, इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक, ये डिस्टेंस इट इज अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म रहते हैं। वाई, इसके लिए रीजन बताना है, ये असर्शन है। रीजन क्या है बेटा, दिया हुआ है, इन बेस पेयरिंग ऑलवेज ए प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए पायरिमिडीन। प्यूरिन जो है बेटा इट कम्स ऑलवेज अपोजिट टू द पायरिमिडीन, ठीक है बेटा, प्यूरिन पायरिमिडीन के अपोजिट आ रहा है, दैट इज वाई ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इट इज मेंटेन्ड, समझ में आ रही बात। तो इस सूरत में हमारे पास इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये दोनों बेटा सही है, ठीक, क्योंकि अगर प्यूरिन के साथ प्यूरिन ही बॉन्ड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, तो इसमें डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन नहीं रहेगी, समझ में आ रही बात। तो ये जो बेस पेयरिंग का रूल है, बेस पेयरिंग रूल जो हमें ये भी बता रहा है कि हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए, जो डीएनए मॉलिक्यूल होती है, दैट इज यूनिफॉर्म because of when a purine pairs with a pyrimidine, समझ में आ रही बात, ठीक। if assertion is true, reason is not correct explanation, ये दोनों बेटा सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सेंट्रल डोगमाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ है, इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपने कंसिडर करना है, फिर बताना है सही कौन है। पहला स्टेटमेंट, डीएनए इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल।
क्या प्रोकैरियोट्स में डीएनए स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट द सेल? नहीं होता है। डीएनए जो है ना वो एक डेफिनिट रीजन में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। समझ में आ रही बात? स्कैटर्ड नहीं होता है बेटा, एक डेफिनिट रीजन में होता है, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? उस रीजन को बेटा हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। समझ में आ रही बात? उस रीजन को बेटा हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, डीएनए इज हेल्ड बाय सम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। ये सही है बेटा, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है इट इज हेल्ड बाय सम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल लूप्स। न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए छोटे छोटे लूप्स में होता है, ये भी गलत है। समझ में आ रही बात? तो कितने आपके बेटा हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं सही आ गए, ठीक। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। समझ में आ रही बात? बाकी स्टेटमेंट 1 जो है, ओनली स्टेटमेंट 1 ये गलत है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास 1 गलत है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बेटा, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है बेटा आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है। इसमें बेटा इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, फिर एक नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से बेटा रैप हो जाता है, ठीक। तो एक न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने पढ़ा होगा। आपको बताना है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल में टोटल बेस पेयर्स कितनी होती हैं। अप्रोक्सीमेटली देयर आर 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स इन ए न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये बेटा याद रखना, आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी बेटा मैंने इसमें डिस्कस कर दिया आपके साथ। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स। देखिए हमारे पास न्यूक्लियोसोम बन गया, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। पहले डीएनए की पैकेजिंग होती है, उसके बाद लोअर लेवल पे होती है, उसके बाद हायर लेवल पे होती है, यानी कि उसके बाद डीएनए जो है ना वो क्रोमोसोम की शेप बनाता है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये क्रोमोसोम की शेप जब बनती है, से फॉर एग्जांपल आपका डीएनए बेटा इस तरह से है, आपका डीएनए इस तरह से, पहले इसको न्यूक्लियोसोम बेटा बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बीच बीच में डायमीटर बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर जब हायर लेवल बेटा पैकेजिंग हो जाएगी, ये डीएनए जो है बेटा ये इस तरह से बेटा पैक हो जाएगा, ये डीएनए बेटा इस तरह से पैक हो जाएगा। नजर रख लेना मैं बना रहा हूं क्या, ठीक है बेटा। ये डीएनए जो है ना बेटा ये इस तरह से बेटा ये डीएनए पैक हो जाएगा, ठीक। ये इस तरह से बेटा इसकी पैकिंग हो जाएगी, इसकी कॉइलिंग हो जाएगी, इसकी बेटा सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, डीएनए की कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, और ये क्या बन गया? ये बन गई क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। इस तरह से डीएनए जो है बेटा ये क्या बनाएगा? ये क्रोमोसोम बनाएगा। समझ में आ रही बात? ये हायर लेवल पैकेजिंग है। तो हायर लेवल पे जब पैकेजिंग हो जाएगी, इट रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स एंड HC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स अभी बताया ना आपको, हिस्टोन प्रोटीन्स जहां पे ना बेटा H1 H2, समझ में आ रही बात, ठीक। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल में चाहिए, लोअर लेवल में चाहिए, लेकिन हायर लेवल में आपको क्या चाहिए बेटा? H1 प्रोटीन भी हमें यही जरूरत लगता है, H1 प्रोटीन। समझ में आ रही बात? तो इधर हमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स चाहिए, ठीक, हायर लेवल में जब ये क्रोमोसोम बनाएगा। चलिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूक्रोमेटिन? यूक्रोमेटिन के लिए सही क्या नहीं है, ठीक। यूक्रोमेटिन जो है इट इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ये ठीक है। इट स्टैंड्स लाइट, ये भी बेटा सही है, ठीक। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। समझ में बेटा आ रही बात? ये सही नहीं है, क्योंकि यूक्रोमेटिन जो है इसको बोलते हैं ट्रू क्रोमेटिन, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, ठीक है बेटा। लेकिन इधर लिखा है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, तो ये सही नहीं हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। Which of the following shows transformation in Griffith's transformation principle? Griffith's transformation principle में किसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई? Griffith's transformation principle में हमने देखा ग्रिफ्थ ने बेटा किस पे एक्सपेरिमेंट किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। उस बैक्टीरिया को ग्रिफ्थ ने बेटा उसके साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, दैट वाज माइस। समझ में बेटा आ रही बात? माइस पे एक्सपेरिमेंट किया, और हमारे पास जो ग्रिफ्थ ने बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिए, उनमें हमारे पास दो तरह के हमारे पास कॉलोनीज बनती थी, रफ कॉलोनी एंड स्मूथ कॉलोनी, ठीक। उसमें हमने देखना है कि कौन से बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वी आर हैविंग एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया एंड वी आर हैविंग आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया। आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया जो है इसका बेटा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया जो है, ठीक, आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया से हमने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम माइस को नहीं होती थी, लेकिन बाद में एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया के डीएनए ने आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया को क्या किया? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की, और आर स्ट्रैंड कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से माइस जो है वो मर गई थी, ठीक है बेटा। तो आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया जो है बेटा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इट वाज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। ये सही ऑप्शन है बेटा इसका। चलिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बिकम वायरुलेंट ड्यू टू,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ना, ये वायरुलेंट क्यों होते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलीसैकेराइड कोट। ये पॉलीसैकेराइड, ये बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया है, इसके इर्द गिर्द एक स्पेशल कोट है। इस कोट को बेटा हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड कोट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पॉलीसैकेराइड कोट, ये बैक्टीरिया जो है बेटा, ये शाइनी होता है, ये बैक्टीरिया जो है बेटा स्मूथ होता है। दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया ही वायरुलेंट होता है, आर स्ट्रैंड कुछ नहीं करता है, एस स्ट्रैंड सब गड़बड़ कर देता है। तो एस स्ट्रैंड जो है बेटा, ये क्यों गड़बड़ कर देता है? क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड कोट होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पॉलीसैकेराइड कोट, जो बैक्टीरिया है वो वायरुलेंट बन जाता है। हीट किलिंग से वायरुलेंट नहीं बन गया। ग्रोथ ऑन कल्चर मीडिया, इसको कुछ नहीं करना है वायरुलेंस से। इन्फेक्शन इन माइस, ठीक है बेटा, तो ये हमें कुछ नहीं, ये चीजें जो है ना, इनका कोई वैल्यू नहीं है। असल में जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो वायरुलेंट बनता है बिकॉज ऑफ द पॉलीसैकेराइड कोट। आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया क्यों वायरुलेंट बना? क्योंकि उसने भी फिर क्या, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक, एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया के जीन्स उधर चले गए आर स्ट्रैंड में, तो आर स्ट्रैंड ने भी पॉलीसैकेराइड कोट बनाया और कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया में। वही तो ट्रांसफॉर्मेशन था। चलिए, इफ ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, अगर कोई पेशेंट है उसको निमोनिया हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर हिज ट्रीटमेंट? उसको बेटा कैसे ट्रीटमेंट आप करोगे? कौन सा मेडिकेशन बेटा उसको दोगे? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रिफ्थ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक, आपकी टेक्स्ट का क्वेश्चन है। प्रोटीएसिस, प्रोटीएसिस एंजाइम जो है ना, दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कुछ नहीं करना है। देखिए निमोनिया क्यों हो गया माइस को? निमोनिया इसलिए हो गया क्योंकि एसिट्रैन बैक्टीरिया जो हीट किल था, उसमें किसी न किसी तरीके से डीएनए बच गया था। वो डीएनए आर स्ट्रैंड में चला गया, वो आर स्ट्रैंड जो है ना वायरुलेंट बन गया, उसने पॉलीसैकेराइड कोट उसके ऊपर बन गया, और उस आर स्ट्रैंड ने क्या किया? वायरुलेंट बनने के बाद वो कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रैंड में, माइस मर गई। समझ में आ रही बात? तो असल में एस स्ट्रैंड का डीएनए चला गया था किसमें? एस स्ट्रैंड का डीएनए चला गया था हमें आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया में। ठीक, तो इट इज एक्चुअली द डीएनए जिससे निमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का डीएनए है जिससे निमोनिया होता है। तो हमने डीएनए को खत्म करना है ना, इस इन्फेक्टिव डीएनए को, तो हम बेटा देंगे डीएनएसिस। दीज आर एंजाइम्स डाइजेस्टिंग डीएनए। तो हमारे पास अगर कोई पेशेंट है हु इज सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया, एक चॉइस ये हो सकते हैं कि हम डीएनएसिस दे सकते हैं। प्रोटीएसिस, आरएनएसिस को कुछ नहीं, क्योंकि प्रोटीन और आरएनए से कुछ नहीं हो गया। ठीक, हमारा जो भी गड़बड़ हो गया, माइस मर गई बिकॉज ऑफ द डीएनए ऑफ द एस्ट्रैंड बैक्टीरिया, इसलिए डीएनएसिस देंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। इन हार्श एंड टेज एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द ई कोलाई शोज रेडियो एक्टिविटी? कौन सी ई कोलाई की सेल जो है रेडियो एक्टिविटी दिखा रही है इन हार्श एंड टेज एक्सपेरिमेंट? सेल इन्फेक्टेड विद वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन, वो सेल जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। ठीक है, यानी कि वो वायरस, जिस वायरस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, उस वायरस ने जिस ई कोले को इन्फेक्ट किया, उस ई कोले के अंदर रेडियो एक्टिविटी हमें दिखी ना। दिस इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, उसमें हमने रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, क्योंकि प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन सेल के अंदर जाता ही नहीं है। ठीक है बेटा, सेल इन्फेक्टेड विद वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए, ये सही है, क्योंकि डीएनए जो है ना, यही इन्फेक्शन है। डीएनए का ट्रांसफर होना बैक्टीरिया में, यही तो इन्फेक्शन है। जब हमने ऐसा वायरस ई कोले पे अटैक करवाया जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो उसका डीएनए ई कोले की सेल में चला गया। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ई कोले की सेल है, और ये बेटा हमारे पास, लेट अस सपोज ये हमारे पास बेटा वायरस है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, और इसका जो डीएनए है इट इज रेडियो एक्टिव। जब इंफेक्शन कर दिया तो इसने अपना डीएनए इधर डाल दिया, तो ये रेडियो एक्टिव डीएनए सेल में आ गया, ई कोले के सेल में। सो इट इज सेल इन्फेक्टेड विद वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक, सेल इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियोफेज कंटेनिंग S35। ठीक है बेटा, अगर हम देखेंगे सल्फर 35 जो है ना, सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन ना डीएनए। तो S35 कहां चला गया था बेटा? वो चला गया था हमारे पास, किधर? वो चला गया था बेटा S35 प्रोटीन में, और डीएनए में हमें चला गया था P32। समझ में आ रही बात? ठीक ना नाप दीजिए। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल के लिए इनमें से कौन क्राइटेरिया नहीं है? देखिए बेटा, देयर वाज अ बिग डिस्कशन गोइंग ऑन वेदर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने एक क्राइटेरिया सेटअप किया कि जेनेटिक मटेरियल में क्या चीज होनी चाहिए जब हम उसको जेनेटिक मटेरियल बताएंगे। ठीक, तो इन्होंने कुछ चीजें हमने बताई। ठीक, उन चीजों में से आपको बताना है कि कौन क्राइटेरिया में से नहीं आता है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, दिस इज करेक्ट। ठीक, जेनेटिक मटेरियल जो है इट मस्ट शो रेप्लिकेशन, दैट मींस कि ये अपना कॉपी खुद बनाना चाहिए बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ये भी बेटा सही है।
हमारे पास जो डीएनए है ये स्टेबल होता है, इट इज देयरफॉर बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। और इसी तरह से इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। डीएनए सॉरी जेनेटिक मटेरियल जो है ना, इसमें स्लो चेंजेस होनी चाहिए ताकि इवॉल्व हो जाए। एंड अगर हम ये पॉइंट देखेंगे तो आरएनए जो है, आरएनए इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है और सही है। इट्स एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स इज नॉट एसेंशियल। ये गलत है। जेनेटिक मटेरियल वो है, इसका एक क्राइटेरिया ये भी है कि ये अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स में एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बोलता है नॉन एसेंशियल। तो ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन जो है ये इधर गलत लिया, और हमें यही देखना है, इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। ओके, चलिए असर्शन रीजन फिर से बेटा एक और है। assertion heat at least did not destroy the properties of genetic material DNA या ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में जब हमारे पास बेटा हीट किल्ड एसिट्रैन था, एसिट्रैन बैक्टीरिया जो है इसको हमने बेटा हीट किल कर दिया, इसको हमने हीट से मार दिया इस बैक्टीरिया को। ठीक, और हमने क्या देखा बेटा, हीट किल्ड एसिट्रैन बैक्टीरिया जो है इसको मिक्स कर दिया किसके साथ बेटा, आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया के साथ, आर स्ट्रैंड लाइव बैक्टीरिया के साथ। इसने आर स्ट्रैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये आर स्ट्रैंड क्या हो गया बेटा, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये आर स्ट्रैंड ट्रांसफॉर्म हो गया, आर स्ट्रैंड कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें, आर स्ट्रैंड कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रैंड में। अब मसला यह है ना, अगर एस स्ट्रैंड हीट किल्ड था तो आर स्ट्रैंड क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रैंड में? क्योंकि हीट से जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए था किसका, एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया था, वो किसी ना किसी तरीके से बच गया था। समझ में आ? तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास डीएनए जो है ना वो स्टेबल है। समझ में आ रही बात? अब देख लीजिए असर्शन क्या है, हीट एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रीजन क्या है, डीएनए इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। क्योंकि डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है इसलिए इसने हीट को भी रेजिस्ट कर दिया, ये डैमेज नहीं हो गया। तो डीएनए जो है बेटा ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता है, हीट से क्यों नहीं डिस्ट्रॉय, इसका रीजन ये है कि डीएनए जो हमारे पास है ये एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो इसका जो असर्शन है रीजन उसको एक्सप्लेन करता है। हम लिखेंगे इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, तो ये बेटा इसका आ जाएगा, बाकी सारे गलत है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आरएनए म्यूटेट एज अ फास्टर रेट देन डीएनए। आरएनए जो है ये डीएनए से ज्यादा म्यूटेट होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बेटा सिलेक्ट करना है। ये बेटा हमारे पास करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि आरएनए जो है ये तो इवॉल्व होता है ना, मैंने अभी आपको बताया आरएनए हमारे पास हम देखेंगे आरएनए लेस स्टेबल है। जब आरएनए लेस स्टेबल है ना तो ये म्यूटेशन ज्यादा करेगा, एक ज्यादा चेंज हो जाएगा। सही है, आरएनए कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। आरएनए आराम से बेटा कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता है क्योंकि ये लेस स्टेबल है। ठीक है बेटा, ये भी सही है। ठीक, अच्छा इसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड डीएनए। ये गलत है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है इट इज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल है तो जो भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो इवॉल्व होगी अराउंड आरएनए। डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये इवोल्यूशन का मौका नहीं देगा। वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम इवॉल्व फास्टर, ये भी सही है। वायरसेस जो है जिनको आरएनए जीनोम होता है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हैं। हमारे अभी हमने देखा कोविड-19 में यही कुछ चला, कोविड-19 में यही कुछ चला। एक वेरिएंट आता है, उसके बाद दूसरा वेरिएंट आता, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद और कोई वेरिएंट। एक का हम कुछ ये वैक्सीन वगैरह बना लेते हैं तो दूसरा वेरिएंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वायरस जो है ना इसका इवोल्यूशन होता है, ये बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। व्हाई? बिकॉज हमारे पास जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल भी बेटा आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। ठीक, ये भी इसका एक रीजन था। चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है कि इनमें सही कौन है। डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए, ये बेटा सही है क्योंकि अभी मैं यही चीज डिस्कस कर रहा हूं ना, आरएनए लेस स्टेबल है इसलिए इसी से सब कुछ इवॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए खुद भी इवॉल्व किससे हो गया है? आरएनए से हो गया। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक बेटा देखेंगे वहां पे ये चीज लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट याद रखेंगे नीट के लिए। स्टेटमेंट क्या है बेटा? वहां पे लिखा हुआ है आरएनए इज द एंसेस्टर ऑफ डीएनए। आरएनए जो बेटा हमारे पास है, आरएनए इज द एंसेस्टर ऑफ डीएनए। आरएनए डीएनए का क्या है? आरएनए डीएनए का बाप है। आरएनए डीएनए जो है ना, आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हो गया। ठीक, तो डीएनए खुद इवॉल्व हो गया आरएनए से। अगर आरएनए मोर स्टेबल होता तो इवोल्यूशन होता नहीं, डीएनए का वजूद भी नहीं होता। ठीक, तो ये बेटा सही है। ठीक है बेटा, अच्छा आरएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम डीएनए, ये गलत है। ठीक है बेटा, बोथ डीएनए एंड आरएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटीन, ये भी गलत है।
आर प्रोटीन्स इवॉल्व्ड फ्रॉम डीएनए, ये भी गलत है, ठीक। तो हमारे पास जो सही आंसर है दैट इज डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। इसका मैंने रफ भी आपके लिए बनाया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने रफ भी इसके लिए बनाया है। चलिए बेटा, इन मीजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट इफ एन इकोलाई सेल वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है यही क्वेश्चन इसी तरह से। व्हाट वुड बी द proportion ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए मॉलिक्यूल। ये हमारे पास बेटा जो मैंने इधर बनाया है ना, जो मैंने इधर रेड से बनाया है, ये हमारे पास बेटा हैवी डीएनए है। व्हाट इज दिस? दिस इज हैवी डीएनए N15 वाला, ठीक है बेटा, हैवी डीएनए। इसको बेटा हमने NH4Cl पे ग्रो किया, ये बट N14 है, ठीक है बेटा। तो डीएनए जो है इट रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ये मीजल्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, ठीक। अब देख लीजिए 20 मिनट में ई कोलाई की सेल डिवाइड करती है। जब ये डिवाइड करेगी तो इसका मतलब है डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। ये वाली एक स्ट्रैंड अलग जाएगी, ये वाली रेड स्ट्रैंड, और ये वाली रेड स्ट्रैंड बेटा अलग चली गई। अब एक स्ट्रैंड नहीं बनेगी, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है ना, तो ये वाली जो मैंने ब्लू से बनाई है नई स्ट्रैंड है, ये भी नई स्ट्रैंड है, लेकिन इसमें बेटा होगा N14, यानी कि इसमें होगा N14, और ये क्या है बेटा, इसमें होगा N15 जो ओरिजिनल स्ट्रैंड थी, इसमें भी होगा N15। ये 20 मिनट के बाद का हाल है। अब और 20 मिनट हो जाएंगे, टोटल 40 मिनट्स हो जाएंगे। अब ये फिर से बेटा क्या करेंगे, रेप्लिकेशन। तो इसकी दो स्ट्रैंड्स अलग जाएंगे, यानी कि रेड स्ट्रैंड अलग जाएगी और एक ब्लू स्ट्रैंड अलग जाएगी। फिर इसकी भी एक रेड स्ट्रैंड अलग जाएगी, ब्लू स्ट्रैंड अलग जाएगी। फिर हर एक पे एक एक ब्लू स्ट्रैंड आ जाएगी, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, NH4Cl पे N14 दे रहे। क्लियर? तो ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद और 20 मिनट इसको इसी तरह से NH4Cl पे, NH4Cl N14 पे। इधर कितने थे बेटा, 1 2 3 4, इधर कितने बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से सिर्फ 2 में होगा N15, दैट मींस हाइब्रिड डीएनए। अब ये डीएनए हमारे पास जो है ना, इसको बेटा बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड डीएनए, ठीक है बेटा। और ये वाला डीएनए जो हमारे पास है, इसको बेटा बोलेंगे लाइट डीएनए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइट डीएनए। और जिसमें दोनों आपके पास रेड है, N15 वाला है, ठीक, इसको बोलेंगे हैवी डीएनए। बता दिया है ना आपको, इसको बेटा N15 बोलेंगे, ये हैवी डीएनए है, ठीक। तो अब मुझे बताइए, जब 60 मिनट के बाद का हाल हम देखेंगे तो हमारे पास जो ई कोलाई है, इसमें सिर्फ 2 हमारे पास क्या होंगे, हाइब्रिड। आप कितना आगे बढ़ लो, 2 ही में आपको मिलेगा हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि हमारे पास N15 के 2 ही स्ट्रैंड्स है, ठीक है बेटा। अब 2 में हमारे पास है, ठीक। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 थे। अब 16 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आउट ऑफ 16 सिर्फ 2 हमारे पास बेटा है, तो ये होगा ना आफ्टर 80 मिनट्स, ठीक है बेटा, 80 मिनट्स। और हम इसको कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, किस पे, NH4Cl पे N14 दे रहे हैं। अब 16 मिनट्स के बाद, ठीक, इनके साथ बेटा एक एक, हर एक के साथ इसके साथ भी आ जाएगा एक ब्लू लाइट, इसके साथ भी लाइट, इसके साथ भी लाइट, इसके साथ भी लाइट, इसके साथ भी लाइट डीएनए, इसके साथ भी लाइट डीएनए, इसके साथ भी लाइट डीएनए, हर एक के साथ लाइट डीएनए बेटा आ जाएगा, इस तरह से लाइट डीएनए आ जाएगा। मुझे जो बात समझानी है ना उस पे मैं आ रहा हूं, ठीक है बेटा। लाइट, इसके साथ भी बेटा लाइट डीएनए आ जाएगा। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ दीज 16 हाउ मेनी हैव हाइब्रिड डीएनए? वी हैव 2। सो आउट ऑफ दीज 16 वी हैव 2 हाइब्रिड डीएनए। मैं बेटा नेक्स्ट कलर से बेटा इसको लिख रहा हूं, ठीक, इधर बेटा लिख रहा हूं। आउट ऑफ दीज 16 वी हैव 2 which have hybrid DNA and we have remaining 14 जो है, इनमें हमारे पास लाइट डीएनए है। तो हाइब्रिड डीएनए रेशियो क्या बताना है, प्रोपोर्शन ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए। लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए, हमारे पास लाइट डीएनए जो है ना वो 14 है, ठीक है बेटा, और हाइब्रिड डीएनए जो है वो 2 है। मैं अगर प्रोपोर्शन लिखूं तो 14:2 आ जाएगा। अगर मैं बताऊंगा, ये हमारे पास बेटा हो गया लाइट, हाँ, पहले हमने लाइट डीएनए लेना है, उसके बाद हाइब्रिड डीएनए। तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए? इट इज 14:2। तो मैं बोल सकता हूं 2 1s are 2, 2 7s are 14। सो ये क्या बन गया बेटा, 7:1, 7:1 प्रोपोर्शन है कहीं 7:1 ऑप्शन में? यस, ये बेटा आपका आ गया आंसर, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए,
ठीक है बेटा, पिछले साल नीट 2022 में इसी पे एक क्वेश्चन इसी तरह से बेटा आया था। ठीक, अब आपको नीट में जब ये आएगा ना, आपको ये सारा ड्रा नहीं करना है, क्योंकि इसमें 5-6 मिनट्स लग जाएंगे। आप क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, हैवी डीएनए जितने भी, आपको सिर्फ गिनना है कि कितने मिनट्स के बाद कितनी कॉपीज बनेगी। ठीक है बेटा, 20 मिनट के बाद आपको इधर 2 कॉपीज मिल रही है। ठीक, तो 40 मिनट के बाद 4 कॉपीज मिलेंगी, 60 मिनट के बाद 8 कॉपीज मिलेंगी, डबल हो रही है ना पॉपुलेशन, 80 मिनट्स के बाद 16 कॉपीज मिलेंगी। आपको डायरेक्टली देखना है कि 16 कॉपीज में सिर्फ 2 कॉपीज ऐसी होंगी जिनमें हाइब्रिड डीएनए होगा, सो इट विल बी 2:14 डायरेक्टली, मसला खत्म। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इन ई कोले डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली, आपके टेक्स्ट की लाइन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इन ई कोले डीएनए जो है, इट इज 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड। एक सेकंड में 2000 बेस पेयर्स बनेंगे आपको ई कोले में। समझ में आ रही बात? चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। ओके, इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है इट टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। यूकैरियोट्स में एस फेज ऑफ सेल साइकिल में रेप्लिकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ लेते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस स्टैंड पे बेटा बनते हैं? हमारे पास 2 स्टैंड्स इस तरह से हैं, ये आपकी 3 डेज 5 डेज स्टैंड बेटा होगी, और ये आपकी दूसरी स्टैंड होगी, ये आपकी होगी बेटा 5 डेज 3 डेज स्टैंड, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। ठीक है बेटा, इसको बेटा हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टैंड। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्टैंड। ठीक, चलिए बेटा ये आपकी होगी कंटिन्यूअस स्टैंड, और इसको बेटा हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। ये आपकी बेटा होगी डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। कंटिन्यूअस स्टैंड पे यहां प्राइमर आ जाएगा, प्राइमर के आने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स बेटा ऐड हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली ऐड हो जाएंगे, इसमें कोई ब्रेक शेक नहीं है, ये अनवाइंड हो जाएगा सारा, तो सारे के ऊपर क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। ठीक, यहां 5 डेज 3 डेज स्टैंड जो है, जिसकी पोलैरिटी 5 डेज 3 डेज है, जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है, यहां इधर न्यूक्लियोटाइड ऐड ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर ये 5 डेज है तो प्राइमर इधर ऐड नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्राइमर का ये 3 डेज एंड होगा और ये प्राइमर का 5 डेज एंड होगा। प्राइमर जो है ना, उसको न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं ओनली फ्रॉम इट 3 डेज एंड। अगर इसको 3 डेज एंड से न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, यहां कोई टेम्पलेट स्टैंड है नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक, तो इसमें बेटा सही क्या है, इसमें सही क्या है वो आप पहले समझे। ठीक, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ठीक, अब देख लीजिए बेटा सही क्या है इसमें। इसमें सही ये है कि हमारे पास जो प्राइमर है बेटा, प्राइमर, वो प्राइमर आपको इधर बाइंड हो जाएगा। ये अगर 5 डेज है, इधर मैं अगर इसको कट करूं तो ये इस स्टैंड का 3 डेज एंड आ जाएगा। ठीक, इधर तो ये इसका 5 डेज एंड होगा प्राइमर का, ये प्राइमर का 3 डेज एंड, फिर इधर से बेटा न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड हो जाएंगे। अब जब ये और अनबाइंड हो जाएगी तो एक और प्राइमर बेटा इधर आ जाएगा। ठीक, एक और प्राइमर इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये उस प्राइमर पे बेटा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें फ्रेगमेंट्स में नया डीएनए बन रहा है, तो फ्रेगमेंट्स में नया डीएनए बन रहा है, इसलिए बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 5 डेज 3 डेज है बेटा। ठीक, तो हमें बताना है कि इन फ्रेगमेंट्स को, ये जो डीएनए बेटा फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, इन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। आपको बताना है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कौन से स्टैंड पे बनते हैं। ये नीट 2022 में आपका आया था, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरह से आया था, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है दे आर फॉर्म्ड ऑन कंटिन्यूअस स्टैंड। कंटिन्यूअस स्टैंड पे बनते हैं? नहीं बनते हैं, ये गलत हो गया। ठीक, स्टैंड हैविंग पोलैरिटी 3 डेज to 5 डेज, 3 डेज 5 डेज पोलैरिटी भी इसी स्टैंड की है, तो इस पे भी नहीं बनते हैं। स्टैंड हैविंग पोलैरिटी 5 डेज 3 डेज, जिस स्टैंड में 5 डेज 3 डेज पोलैरिटी है, यही तो सही है ना, इसी पे बनते हैं ना ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। नन ऑफ द अबोव नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया कि हमेशा याद रखना है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या तो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड पे बनेंगे अगर ऑप्शन में होगा, या फिर वो स्टैंड होगी जिसकी पोलैरिटी 5 डेज 3 डेज होगी। जिस स्टैंड की पोलैरिटी 5 डेज 3 डेज होगी उसको डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बताएंगे। आगे बढ़ लेते हैं बेटा। Which of the following experiments prove that DNA in chromosomes replicates semi-conservatively? Semi-conservative replication of DNA हमने अभी बेटा देखा। Semi-conservative replication of DNA जो है it was proved by Michelson and Stahl experiment। ठीक है बेटा, चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं। Biochemical nature of Griffith's transformation principle was worked out by। बायोकेमिकल नेचर जो है ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का, यानी कि ग्रिफ्थ ने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया में होती हैं, जो चली जाती हैं आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया में और आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करती है।
तो इसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि व्हाट एक्चुअली वाज दैट डीएनए, वाज दैट आरएनए और वाज दैट प्रोटीन, और उस एक्सपेरिमेंट को हमने बताया है, दैट इज ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो है बेटा उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। ये मैकार्टी ने किया, मैक्लियोड ने किया, एवरी ने, तीनों ने किया, तो ऑल ऑफ द अबव जो है बेटा ये सही आंसर है इसका। और इन्होंने देखा इट वाज एक्चुअली द डीएनए विच वाज ट्रांसफॉर्मिंग द आर स्ट्रैंड बैक्टीरिया इनटू एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया। आगे बेटा बढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको पहले पढ़ना है, फिर बताएंगे कि कितने स्टेटमेंट सही हैं गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, बट ओनली फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, नॉट फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। चलिए बेटा इधर थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, इधर बेटा आपको थोड़ा सा समझाएंगे। ये हमारे पास बेटा एक स्टैंड है, ये हमारे पास लेट अस सपोज ये 3 डेज 5 डेज स्टैंड है, ठीक, और दूसरी स्टैंड जो है बेटा डीएनए की, ये आपकी 5 डेज 3 डेज स्टैंड होगी, ठीक। अब देख लीजिए बेटा इधर आपको क्या बनेगा, इधर आपको इस स्टैंड से बेटा बनेगा एमआरएनए, क्या बनेगा? एमआरएनए, ठीक। तो एक ही स्टैंड से आरएनए बन गया, 2 स्टैंड से नहीं बन गया, ठीक। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ स्टैंड्स लिखा है, तो बोथ स्टैंड्स लिखा है, ये गलत हो गया, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी, ये तो सही है। ट्रांसक्रिप्शन जो है इट इज गवर्नड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी का मतलब है कि अगर इधर बेटा एडेनिन है तो इधर थायमीन होना चाहिए, लेकिन आरएनए है यूरैसिल होगा। अगर इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगा। अगर इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगा। अगर इधर हमारे पास यूरैसिल है, सॉरी, अगर इधर हमारे पास थायमीन है तो इधर एडेनिन होगा। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी। ट्रांसक्रिप्शन जो है इट इज आल्सो गवर्न बाय द रूल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी, ठीक। तो ये सही है। दूसरा, द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में जो ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए वो डुप्लीकेट होता है, नहीं होता है ना, एक ही स्ट्रैंड डुप्लीकेट होती है ना, एक ही स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है। ये वाली स्ट्रैंड जो है ना ये किसी काम की नहीं है, इसको वेस्ट हो जाना है। समझ में आ रही बात? इस स्टैंड का कोई काम ही नहीं है, एक स्टैंड जो है ना इट इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है बेटा। तो एक स्टैंड से कॉपी होता है 2 स्टैंड। तो कितने स्टेटमेंट सही है बेटा? आउट ऑफ 3 वी हैव ओनली 1 स्टेटमेंट विच इज ट्रू। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, दिस इज सो बिकॉज, देखिए ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टैंड जो बेटा डीएनए की हैं दे आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। व्हाई? इसमें रीजन क्या है? इफ वन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स इट विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। फिर से मैं बताऊंगा, अगर यह हमारे पास 3 डेज 5 डेज स्टैंड है, अगर ये हमारे पास 5 डेज 3 डेज स्टैंड है, अगर यहां से भी बेटा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, एमआरएनए बनेगा, और इस पे भी एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए के बाद यहां बेटा आपको क्या बनेगा? अमीनो एसिड। यहां भी अमीनो एसिड बनेगा, तो एक ही सेगमेंट से आपको 2 अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? इफ वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए कोड्स फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन, इसका मतलब है ना कि एक ही सेगमेंट से 2 अमीनो एसिड बन रहे हैं, आगे ट्रांसलेशन के बाद तो 2 प्रोटीन्स बनेंगे। समझ में आ रही बात? इट विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। उससे पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफर होगा, किस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा, वो पूरा मशीनरी जो है ना डिसरप्ट हो जाएगा। ये सही है, ठीक है बेटा। दैट इज व्हाई बोथ द स्टैंड्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। अच्छा, दूसरा क्या लिखा? इफ बोथ स्टैंड्स आर ट्रांसक्राइब्ड नो प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड एट ऑल, ठीक। प्रोटीन्स डबल बन जाएंगे, अगर दोनों स्टैंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, प्रोटीन्स डबल बन जाएंगे, ठीक। ये लिख रहा है कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये गलत है। समझ में आ रही बात? इफ बोथ स्टैंड्स आर ट्रांसक्राइब्ड ट्रांसलेशन विल नॉट टेक प्लेस। व्हाई विल नॉट इट टेक प्लेस? ट्रांसलेशन भी बेटा हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो ये भी गलत है। ट्रांसलेशन हो सकता है, समझ में आ रही बात? अब ट्रांसलेशन अब जो है ना वो ट्रांसलेशन का पूरा मैकेनिज्म जो चेंज होने जा रहा है, ठीक। वी विल बी हैविंग मोर प्रोटीन्स। ये मेम्ब्रेन ये हमारे पास जो एमआरएनए बनेगा ये फिर भी ट्रांसलेट होगा, ये एमआरएनए जो बनेगा ये फिर भी ट्रांसलेशन होने के बाद क्या तबाही मचेगी वो अलग बात है, लेकिन ट्रांसलेशन हो सकता है। जहां आपका बेटा जेनेटिक कोड बन रहा है वहां उसमें ट्रांसलेशन होना ही होना है, ठीक है बेटा। नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो ये वाला इसका सही ऑप्शन है। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोडिंग स्टैंड? कोडिंग स्टैंड के रिलेटेड बेटा सही क्या नहीं है, ठीक है बेटा। कोडिंग स्टैंड हैज द पोलैरिटी 5 डेज 3 डेज। अब देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास एक स्टैंड होगी 3 डेज 5 डेज, दूसरी स्टैंड होगी 5 डेज 3 डेज, ठीक है बेटा।
कोडिंग स्टैंड, इस स्टैंड को बेटा बोलते हैं, इसको बेटा बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। ये वाली स्टैंड को बोलते हैं हम टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड से आपका एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में। कोडिंग स्टैंड जो है इसकी पोलैरिटी क्या है, 5 डेज 3 डेज। ये क्या बता रहा है, हैज ए पोलैरिटी 5। ये तो सही है, हमें लिखना है कि गलत कौन है। ठीक, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मैंने अभी बताया ना, ये स्टैंड किसी काम की नहीं है, इसको फेंक देते हैं, फिर इट इज डिस्पोज्ड ऑफ, सो इट इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये भी सही है। ठीक, दिस स्टैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। ये कोडिंग स्टैंड है, डज इट कोड फॉर एनीथिंग, नो। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है और वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, स्ट्रेंजली दिस स्टैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। ये किसी के लिए कोड नहीं करते हैं, दैट अलबत्ता फिर भी इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। क्यों कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोड्स की वही सीक्वेंस होगी जो एमआरएनए में होगी। जो जेनेटिक कोड एमआरएनए पे बनेगा वही कोडिंग स्टैंड्स बेटा यहां भी होंगे, एक्सेप्ट थायमिन के बदले वहां पे यूरासिल होगा। दैट इज व्हाई इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि इट कोड्स फॉर समथिंग, इट कोड्स फॉर नथिंग। ये बेटा याद रखें, ये किसी चीज के लिए कोड नहीं होती है। ठीक, तो दिस स्टैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये सही है। दिस स्टैंड कोड्स फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ये गलत है। और हमारा ऑप्शन बेटा यही, हमें गलत वाले ऑप्शन को चूज करना है, यही हमारा ऑप्शन है। ठीक, इसमें कोई अमीनो एसिड्स के लिए कोडिंग नहीं होती है। चलिए, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स। प्रमोटर का आपको बताना है लोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 डेज 5 डेज स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड। फिर से बेटा बता रहा हूं, ये 5 डेज 3 डेज स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड है। ठीक, चले बेटा हमारे पास इसमें बेटा प्रमोटर देख लीजिए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट का। ये इसमें प्रमोटर हो गया और बेटा ये क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया। ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। प्रमोटर की लोकेशन, प्रमोटर की लोकेशन बता रहा है अपस्ट्रीम ऑन कोडिंग स्टैंड। प्रमोटर जो है ना, इट इज अपस्ट्रीम ऑन कोडिंग स्टैंड। ये स्टैंड बताया बेटा कोडिंग स्टैंड। व्हाट इज दिस, टेम्पलेट स्टैंड। व्हाट डू यू मीन बाय अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम मींस व्हेन समथिंग इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 डेज एंड। मुझे बताओ कोडिंग स्टैंड में प्रमोटर कौन से एंड से है, 5 डेज एंड से, तो हो गया ना अपस्ट्रीम। प्रमोटर जो है ये कोडिंग स्टैंड पे अपस्ट्रीम है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज डाउनस्ट्रीम ऑन टेम्पलेट स्टैंड। तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज डाउनस्ट्रीम ऑन टेम्पलेट स्टैंड? ना। व्हाई? बिकॉज जब भी हम पोजीशन लोकेट करेंगे प्रमोटर की, टर्मिनेटर की, याद रखें हम इसको ऑलवेज रेफर करते हैं टुवर्ड्स द कोडिंग स्टैंड। रेफरेंस पॉइंट हम कोडिंग स्टैंड लेते हैं। हम कभी भी इन चीजों को टेम्पलेट स्टैंड से रेफर नहीं करते हैं, टेम्पलेट स्टैंड की ओर रेफर नहीं करते हैं। पूरा आपका एनसीईआरटी जो है ना, इस पे एक अच्छा डिस्कशन लगाया है आपके एनसीईआरटी ने कि हमें जो इनकी लोकेशन है, इनकी जो पोजीशन है, वो हम बेटा रेफर करते हैं ऑलवेज टुवर्ड्स द कोडिंग स्टैंड। क्योंकि कोडिंग स्टैंड का कोई काम नहीं है, कम से कम ये काम तो इसको दे दे कि इनकी लोकेशन को हम रेफर करेंगे टुवर्ड्स द कोडिंग स्टैंड। तो ये होगा बेटा अपस्ट्रीम ऑन कोडिंग स्टैंड। डाउनस्ट्रीम ऑन कोडिंग स्टैंड नहीं, प्रमोटर तो इधर से है, ये गलत है। अपस्ट्रीम ऑन टेम्पलेट स्टैंड, अपस्ट्रीम ऑन टेम्पलेट स्टैंड ये है, लेकिन इसलिए गलत है क्योंकि हम इसको क्या करते हैं बेटा काम, हम टेम्पलेट स्टैंड की ओर इसको रेफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। डाउनस्ट्रीम ऑन टेम्पलेट स्टैंड, डाउनस्ट्रीम ऑन टेम्पलेट स्टैंड है, लेकिन हम इसको रेफर नहीं कर सकते। अपस्ट्रीम ऑन टेम्पलेट स्टैंड नहीं है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रमोटर? इट इज अपस्ट्रीम ऑन कोडिंग स्टैंड। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन इसका बनेगा। चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ ए जीन। आपके टेक्स्ट बुक ने जीन की डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बेटा ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, जीन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बेटा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको बेटा याद रखें। ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। पहली डेफिनेशन देखिए, जीन को डिफाइन करना कोई आसान बात नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक ने करीब करीब 1.5 पेज पे ये चीज डिस्कस की है कि हाउ कैन वी डिफाइन ए जीन। ठीक, जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सही। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है बेटा, यह भी सही है क्योंकि हम डीएनए सीक्वेंस में जीन को डिफाइन नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि हमने अभी देखा कि डीएनए की एक स्टैंड, दैट इज कोडिंग स्टैंड, वो डिस्पोज हो रही है। अगर हम बताएंगे जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, आर वी राइट और रॉन्ग? वी आर रॉन्ग, क्योंकि हम बोलते हैं जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो असल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन इज द सेगमेंट ऑफ टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए, देन वी आर राइट। लेकिन हम बोलते हैं जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। इज दैट राइट और रॉन्ग? वी आर रॉन्ग। ठीक, क्योंकि जीन में हम देखिए बेटा, ये डीएनए हमारे पास है, फिर से बता रहा हूं, 3 डेज 5 डेज एक स्टैंड है, दूसरी स्टैंड क्या है, 5 डेज 3 डेज। हम बोलते हैं जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया, इसको जीन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना,
क्यों नहीं बोलेंगे जीन इसको? क्योंकि हमने जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, इससे कुछ आगे बनता ही नहीं है, इससे कुछ आगे बनता है। ये वाली स्ट्रैंड जो है ना बिल्कुल जाया हो जाती है, डिस्पोज ऑफ हो जाती है। कैन वी से डीएनए इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए? नो। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? जीन जो है इट इज अ सेगमेंट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए सीक्वेंस में हम जीन को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन। ये भी सही है, ठीक। तो डीएनए की जो सीक्वेंस है विच इज कोडिंग फॉर टीआरएनए या आरआरएनए के लिए जो कोड होते हैं, दैट टू कैन डिफाइन ए जीन। आपकी टेक्स्ट बुक ने बेटा ये भी दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सारे तो सही है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए बेटा आगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनएज को ट्रांसक्राइब करता है, टेक्स्ट बुक की लाइन है एग्जैक्ट, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में आपको बोलना है कि सही क्या नहीं है, याद रखिए। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में सही चीज बेटा याद रखिए। पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ एक हमारे पास क्या है बेटा? इट इज अ चेंज इन सिंगल बेस पेयर। सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाएगी, ये सही है। बेस पेयर सीक्वेंस, जब एक बेस पेयर सीक्वेंस चेंज हो जाएगी ना, एक पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, याद रखिए। एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज of beta globin chain that results in the change of amino acid residue glutamate to valine। ये भी सही है, ये इसकी एग्जांपल है। आपके एनसीईआरटी ने पॉइंट म्यूटेशन में यही एग्जांपल डिस्कस किया है कि बीटा ग्लोबिन चेन जो है बेटा, इसमें क्या हो जाता है? चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वेलिन हो जाता है। इससे होता है सिकल सेल एनीमिया। तो वो भी लिखा होगा शायद, हाँ, सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। यस, ये सही है। सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन से हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? फिर से मैं बता रहा हूं, सिंगल बेस पेयर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अब लास्ट वाला देख लीजिए। पॉइंट म्यूटेशन एक्चुअली रेफर्स टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसेस। ये गलत है। एक ही बेस को हम क्या करते हैं बेटा? इंसर्ट और डिलीट। यहां पे 1 और 2 बेसेस लिखा हुआ है, तो ये गलत है। समझ में आ रही बात? इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीआरएनए। टीआरएनए के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ज्यादा मैंने आज इसमें बेटा आपको लगाए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। ट्रेंड चेंज हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक। तो आप जो अभी तक एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट रट्टा मार लिया, 2-3 पेजेस का 1-2 पॉइंट्स निकाल दे ना, आप लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पे नजर होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीआरएनए। टीआरएनए के रिलेटेड बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए। पहला, इट हैज एन एंटीकोडॉन लूप एंड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, है ना, एग्जैक्टली। एंटीकोडॉन लूप इस तरह से बेटा टीआरएनए की होती है, ठीक। तो और अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो। हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है, हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है। हमारे पास से फॉर एग्जांपल अगर ये बेटा एमआरएनए है और इस पे यूयूयू है, ये बेटा इसकी एंटीकोडॉन लूप है। समझ में आ रही बात? तो यूरेसिल जो है बेटा ये बाइंड हो जाएगा, ये असल में हमारे पास यूरेसिल इधर बेटा है यूयूयू। समझ में आ रही बात? जेनेटिक कोड हमारे पास यूयूयू है, ठीक। तो यूरेसिल जो है बेटा ये किसके साथ बेटा बॉन्ड हो जाएगा? एडेनिन आपका बॉन्ड हो जाएगा थायमिन के साथ। साइटोसिन जो है बेटा ये आपका बॉन्ड हो जाएगा ग्वानिन के साथ, ठीक। लेकिन अगर आरएनए में हमारे पास थायमिन नहीं होता है तो इधर यू आ जाएगा, तो ये बॉन्ड हो जाएगा ए के साथ। समझ में आ रही बात? ऊपर से हमें जो अमीनो एसिड बनेगा, दैट अमीनो एसिड इधर यू है, इधर बनेगा फिनाइल एलेनिन। तो हमारे पास अमीनो एसिड जो है ना बेटा, ये क्या है बेटा? टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। तो इस टीआरएनए ने हमारे पास बेटा एक ही अमीनो एसिड लाया, व्हाट इज दैट? फिनाइल एलेनिन। अब जब नई अमीनो एसिड बनेगी, वैलिन बनेगी यहां पे से फॉर एग्जांपल, तो नया टीआरएनए आएगा। प्रोलीन बनेगा तो नया टीआरएनए आएगा। तो हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए है बेटा, ये याद रखेंगे। देयर इज ओनली 1 टीआरएनए फॉर ऑल स्टॉप कोडॉन। जितने स्टॉप कोडॉन्स हैं उनके लिए एक ही टीआरएनए है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। देयर इज नो टीआरएनए अवेलेबल फॉर स्टॉप कोडॉन्स, ठीक। तो ये गलत है। अब सही कितने हैं बेटा? ठीक, सही कितने हैं? ये सही था, ये सही था, 2 है ना बेटा, 2 तो सही है, ठीक। ये गलत है 1। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अनट्रांसलेटेड रीजन्स? यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। एमआरएनए पे कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स है, उनके लिए सही कौन सा नहीं है? ये आपका बेटा एमआरएनए हो गया, ये आपका एमआरएनए हो गया। इस पे बेटा इस तरह से जेनेटिक कोड्स है, इस पे बेटा इस तरह से जेनेटिक कोड्स है।
हमारे पास UUU है, ठीक है बेटा, हमारे पास UUC है, हमारे पास बेटा AUG है, हमारे पास UUU है, UUA है, समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। और उसके बाद है बेटा, उसके बाद है एक, लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर, चलिए हमारे पास UUU, UUC मैंने बताया, AUG बताया, UUU मैंने बताया, UUA मैंने बताया, और इसके बाद लेट अस सपोज ये हमारे पास स्टॉप कोडान है इधर, समझ में आ रही बात। अब देख लीजिए हमारे पास ट्रांसलेशन स्टार्ट बेटा कहां से हो जाएगी, AUG से बेटा स्टार्ट हो जाएगी, मीथियोनिन बनेगा, ठीक। फिर इधर बेटा आपका बनेगा फिनाइल एलेनिन, फिर इधर बेटा एक और अमीनो एसिड बनेगी, फिर इधर बेटा इधर जो स्टॉप कोडान है ना, इधर कोई अमीनो एसिड, बिकॉज स्टॉप कोडान जो है उनके लिए हमारे पास टीआरएनए अवेलेबल नहीं होता है। अब ये वाला रीजन जो बच गया किसका, एमआरएनए का, और स्टॉप कोडान के बाद वाला रीजन जो बच गया इसको भी बेटा बोलेंगे UTR, इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो जाएगी और इस रीजन की भी ट्रांसलेशन नहीं हो जाएगी। तो अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन जो है इट इज द रीजन बिफोर स्टार्ट कोडान एंड द रीजन आफ्टर स्टॉप कोडान। पहली ऑप्शन क्या बता रहे, अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर प्रेजेंट बिटवीन स्टार्ट कोडान एंड स्टॉप कोडान। ये बता रहा है स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान के बीच में जो रीजन है अनट्रांसलेटेड रीजन है, गलत है ना, क्योंकि इसकी तो ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये गलत है और यही हमारा आपका सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि आपको गलत वाले ऑप्शन को चूज करना है। दूसरा, अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये सही है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए अनट्रांसलेटेड रीजन्स का होना इंपॉर्टेंट है। अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर नॉट ट्रांसलेटेड, सही, क्लियर। नो अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन से कोई अमीनो एसिड बनती है, नहीं बनती है, सारे सही है, एक गलत है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑकर्स एट डिफरेंट लेवल्स, कुछ लेवल्स बेटा दिए हुई है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट मींस HNRNA, उधर भी बेटा हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ, यानी कि उधर भी रेगुलेट हो जाएगा वेदर ए जीन हैज टू एक्सप्रेस और इट हैज नॉट टू एक्सप्रेस, इधर भी इसका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। दूसरा, प्रोसेसिंग लेवल, स्प्लाइसिंग जब हो जाएगी, स्प्लाइसिंग दैट मींस इजेक्टिंग आउट ऑफ द इंट्रॉन्स, समझ में आ रही बात, एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। उसके बाद बेटा हो जाएगा ट्रांसलेशनल लेवल, इस पे भी हो जाएगा, तो सारी लेवल्स पे हो जाएगा, ये आपका बेटा बन जाएगा सही आंसर इसका। 61, which of the following is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose? डाइसैकराइड हमारे पास है बेटा लैक्टोस, इसको कन्वर्ट कौन करता है इनटू ग्लैक्टोस एंड ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिसिस, इसको कन्वर्ट करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम। समझ, 2-3 जगह आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इवन लेक ओपेरॉन कंसेप्ट में भी इसका पूरा जिक्र मिल रहा है। 62 में बेटा आ जाए, इन लेक ओपेरॉन द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम फ्रॉम द, हमारे पास जो ओपेरॉन है बेटा लेक ओपेरॉन जो है बेटा हमारे पास ये प्रमोटर रीजन आपका हो गया, प्रमोटर रीजन जो है बेटा इसके बीच में आपका आ जाएगा इनहिबिटर रीजन, समझ में आ रही बात, ठीक। इसके बाद बेटा आ जाएगा ऑपरेटर रीजन, इसके बाद आ जाएंगे जीन Z, Y एंड A, समझ में आ रही बात, ठीक। तो हमारे पास इन द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन रीजन, ये ओपेरॉन रीजन जो है ना इसको जो रिप्रेस करेगा, इसको जो बेटा रिप्रेस करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो बेटा इधर बनेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, बनने के बाद इधर जाएगा, इसको बेटा रिप्रेस करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज से आरएनए पॉलीमरेज इधर से आगे नहीं जा पाएगा, तो ये सारे ट्रांसक्रिप्शन इनका ट्रांसलेशन नहीं हो जाएगा, तो ये रिप्रेसर जो है ना इन दिस सिंथेसाइज्ड बाय आई जीन, इसको आई जीन बेटा सिंथेसाइज कर रहा है, ZYA जीन इसको सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, ये Z जीन जो है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, ये परमेस एंड ट्रांस एसिटाइलेज को बेटा सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो आई जीन इसका करेक्ट बेटा ऑप्शन है, ठीक। इसके साथ ही बेटा आज का ये लेक्चर जो है, ठीक, आज का जो फिनिशिंग टेस्ट सीरीज का लेक्चर था वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चंस आपको आज बता दिए सारे के सारे नई कॉम्बिनेशन है, खुद बनाई है आपके लिए, इन सबको बेटा आप रिवाइज करेंगे नीट के लिए, हमारी दुआ इंशाल्लाह आपके साथ है। मिलते हैं किसी और वक्त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।